Hi everyone. So is my screen now visible to every one of you? Can you see the document? No, ma'am, it's not visible. Not. There is written, screen has been started sharing, but there is no document. Okay. Okay, 1 second. Let me know if it becomes visible to you guys. Okay. We'll wait for like 1 minute or so. Maybe there's some lag in the internet connectivity. Visible now. Visible now? Okay. All right, everyone. So till now, we studied a bit about the economy in general, economy of the country in general, and then we moved on to understand a few sectors also. Like for example, yesterday we read a bit about agriculture. What we understood till now is that the basic aim of the survey is to analyze and to understand how the economy is going, whether the different sectors, whether वो पॉजिटिवली चल रहे हैं, नेगेटिवली चल रहे हैं, हर एक के ग्रोथ का पैटर्न क्या रहा है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है. ठीक है. अब सारों में हर चैप्टर में हम देख रहे हैं कि एक ऊपर टैगलाइन काइंड दी हुई है. जैसे अभी जो चैप्टर आपको दिख रहा है, इन दैट यू हैव इंडस्ट्री शोइंग स्टडी रिकवरी. ठीक है. तो इसमें क्या है कि इससे हमें पता चल रहा है कि चैप्टर का टोन क्या रहेगा. दैट मीन्स उस सेक्टर का इन जनरल अगर देखा जाए तो क्या टोन रहा है इन द लास्ट ईयर. ओके. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे इकोनॉमी के, देखिए इकोनॉमी को जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी जो है उसके 3 डिवीजन होते हैं. ठीक है. एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री. क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर हो गया हमारा जो हमने एग्रीकल्चर का पढ़ा. हमने कहा कि देख ठीक है थोड़ा सा ग्रोथ भी हो रही है, कुछ कुछ चीजों में प्रॉब्लम भी आई, जैसे कि हमने देखा कि वीट में ईयर के इनिशियल फेजेस में प्रॉब्लम्स थी. फिर हमने देखा कि पैडी जो है उसमें उतना नहीं हो पाया ग्रोथ क्योंकि मॉनसून जो थे वो अच्छे नहीं रहे. ठीक है. बट उसके अलावा वी सॉ दैट ठीक है बाकी सब चीजों में इन जनरल हमारा एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक ही चला. So that was something that we read about the primary part of the economy. ठीक है. तो क्या होता है इकोनॉमी जो होती है उसमें हम एक तरह का प्रोग्रेशन देखते हैं. क्या प्रोग्रेशन होता है? दैट कोई सी भी इकोनॉमी होगी किसी भी कंट्री की, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो जैसे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा कि पहले सब कुछ एग्रीकल्चर था, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर आया, फिर सर्विस सेक्टर आया. अब हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में एक चीज है कि हमारा जो इकोनॉमी का प्रोग्रेस हुआ है वो ऐसे हुआ है कि यहाँ पे 1 डिग्री था उससे हम 3 डिग्री पे चले गए. बीच का जो ये सेकेंडरी सेक्टर था ये थोड़ा सा हमारा पुअर रहा. ठीक है. अब इसमें हमें ये समझना है कि सेकेंड वाला जो हम 2 डिग्री बात कर रहे हैं है क्या, सेकेंडरी है क्या, टर्शरी है क्या और प्राइमरी है क्या. प्राइमरी आप लोगों ने समझ लिया कि ये एग्रीकल्चर है. जहां तक हमारा ये बीच वाला हिस्सा आता है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है. ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बैकबोन है इंडस्ट्रियल सेक्टर की. ठीक है. जो हमारा ये टर्शरी सेक्टर है इसके अंदर सर्विस आता है. सर्विस को भी हम इंडस्ट्री की तरह देखते हैं. ठीक है. लेकिन जो इंडस्ट्री का वो वाला सेक्शन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. व्हाई नाउ द पॉइंट इज कि व्हाई इज दिस सेक्शन मोर इम्पोर्टेंट. वहां पे हमें असल में हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन के जो सेक्शंस है उनके हिसाब से समझना होता है ये कंसेप्ट. देखिए क्या है, हमारी कंट्री की एग्रीकल्चरल नेशन है ये हमें पता है. उसके बाद हर कंट्री जो थी वो बिगनिंग में एक एग्रीकल्चरल नेशन ही थी, आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपने आप को मॉडर्नाइज किया. ठीक है. अब दूसरी कंट्रीज में हमने क्या देखा, जैसे आप लोग पढ़ेंगे यूके के बारे में, आप लोग पढ़ते हो कि यूके में रेवोल्यूशंस आए, फिर आप लोग पढ़ते हो कि एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, फिर वो आप देखते हो कि वो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैल गया, नॉर्थ अमेरिका में फैल गया, चेंजेस आए. अब जब हम देखते हैं तो ये था क्या, ये क्या प्रोग्रेशन था, ये प्रोग्रेशन था दैट पीपल हु वर अर्लियर डूइंग एग्रीकल्चर वो लोग आगे चले और अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी इंडस्ट्री आने लगी. ठीक है. जिसमें कि स्टीम इंजन बनने वाला एक पहले इवेंट हुआ. तो असल में क्या हुआ, असल में स्टीम से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करके यूज कर सकते हैं, ये कंसेप्ट आया, उसको यूज किया फिर हर इंडस्ट्री में और आहिस्ता आहिस्ता करके इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर गया. ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है. बट हमारी कंट्री में क्या हुआ कि इस तरह का प्रोग्रेशन हमने नहीं देखा. हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर तो था,
फिर क्या हुआ, अचानक से हिस्ट्री में एक ट्विस्ट आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए। जब ब्रिटिशर्स आ गए तो वो हमारा, दे डिड नॉट वांट द बेस्ट फॉर अस, सो देयरफॉर उन लोगों ने हमारी इंडस्ट्रीज को उस लेवल का डेवलप नहीं होने दिया, क्योंकि अब वो एक्टिवली ना नहीं रोकते, बट अगर वो एक्टिवली नहीं भी रोकते, इवन देन उनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज हमारी अपनी इंडस्ट्री उस लेवल की डेवलप हो ही नहीं पा रही थी। जैसे कि आप लोगों ने 1905 के रिवोल्ट के टाइम पर पढ़ा कि कुछ लोगों ने खोलने की कोशिश की, फिर खुला भी, हम पढ़ते हैं उसमें सोप मेकिंग, मैच स्टिक मेकिंग, इस तरह की इंडस्ट्रीज खुलने लगी थोड़ी बहुत। फिर आगे चल के हम देखते हैं खादी का, जब गांधी जी आ गए उसके बाद से वो सब कुछ स्टार्ट हो गया। लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर जैसे एक नेशन को प्रोग्रेस करना होता है, वो हमारा प्री इंडिपेंडेंस में उस तरह से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कोशिश हम करते रहे, ठीक है, होता गया, हमारे आने लगे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में आप लोगों ने महालनोबिस प्लान के बारे में पढ़ा ही है कि उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या होगा, ट्रिकल डाउन होगा, हम करेंगे कुछ डेवलपमेंट्स, वो हर जगह पे पहुंचेंगे। वो भी हमने ट्राई किया, बहुत सारी ट्राई की चीजें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप भी हुई, हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, वो काफी सक्सेसफुल भी रही। आज की कुछ जो सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज हैं उनमें से कुछ इंडस्ट्रीज उस टाइम पर डेवलप हुई, ठीक है। फिर लेकिन हम ये देखते हैं कि 1980s के अराउंड एक रेवोल्यूशन आ गया। वो रेवोल्यूशन था कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हमारी कंट्री में। अब जैसे ही वो कंप्यूटर वाला इंट्रोडक्शन हुआ तो हमारी कंट्री एक तरह से एक डिजिटल फेज में जाने की तैयारी कर गई, और उसके बाद से हमारा सर्विस सेक्टर बहुत इम्प्रूव किया। अब आज हम सर्विस सेक्टर को सिर्फ डिजिटल सेक्टर नहीं मानते, उसके अलावा भी सर्विस सेक्टर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे अभी हम देखेंगे भी, वी विल डू दैट चैप्टर आल्सो वेयर वी सी दैट टूरिज्म इज देयर एटसेट्रा। सो ये सारे, अब आप पार्लर्स जाती हैं, वहां पर आप जो जा रहे हो, दैट इज अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। फिर आप किसी और भी, जहां पर भी आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, वो सारा आपका टर्शरी वाले जोन में जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, ये सारी चीजें आपकी आगे आगे चल के डेवलप करती रही, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा पुअर रहा। अब ये हम सारी बात क्यों करते हैं और इतना डेप्थ में इसको क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, हमें एक्चुअली ये याद रखना है कि ये सारे सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के, दे एग्जिस्ट सो दैट दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। ओके, सो अब क्योंकि एम है लोगों को एम्प्लॉय करना, देयरफॉर अगर एग्रीकल्चर है तो एक तरह के लोग एम्प्लॉय होंगे, और वो लोग कौन से होंगे, जिनको फार्मिंग करनी आती होगी। दूसरी तरफ अगर सर्विस सेक्टर है तो वो कौन से लोग होंगे, वो होंगे जो थोड़े से एजुकेटेड हों, जिनको थोड़ा सा पता हो क्या करना है। मानिए अगर आईटी सेक्टर में लोग जा रहे हैं तो किनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन है दैट द इंजीनियर्स आर द पीपल हु आर रिक्रूटेड फॉर दीज कंपनीज, बाय दीज कंपनीज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक तो एक सेक्टर में वो लोग जा रहे हैं जिनके पास लैंड था और ट्रेडिशनली इन्वॉल्व एग्रीकल्चर में, एक सेक्टर में वो लोग जा रहे हैं जो कि थोड़े से एजुकेटेड हो गए, बीच में जो सेक्टर था, अब उसकी बात, उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर आती है। क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो आपको हॉरिजॉन्टल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ प्लस वो वर्टिकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो टर्शरी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट ऐसी प्रोवाइड करता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ people with certain kind of degrees, certain kind of knowledge, या पढ़ाई लिखाई किए हुए, all those kind of people are the ones that are who are able to go into the tertiary sector. Alright, but when it comes to the secondary sector, जहाँ इंडस्ट्रीज आती हैं, तो वहां पर एक एजुकेटेड सा मैनेजर भी होगा, वहां पर एक थोड़ा सा उससे कम एजुकेटेड एम्प्लॉय भी होगा, कोई एक ये भी होगा जिसको कि आपने एज अ ड्राइवर एम्प्लॉय किया है, कोई ऐसे होंगे जिनके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मे बी दे हैव जस्ट थोड़ा सा कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करके वो आपके प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक तरह की डिग्री और एक तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोग। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, हर तरह की डिग्री या हर तरह की क्वालिफिकेशन वाले, एजुकेटेड भी हो, नॉन एजुकेटेड भी हो, कोई सा भी होगा, तो दोज पीपल कैन गेट एम्प्लॉयमेंट। दैट इज वाई इंडस्ट्री को हम बहुत सिग्निफिकेंटली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है हमारी इकोनॉमी के बारे में, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा काफी कंसंट्रेशन है कि किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम अपने जो सेकेंडरी सेक्टर था उसको भी अब इम्प्रूव करें। अब आप लोगों ने देखा कि पिछले 5 to 10 years में वी हैव सीन दैट मोस्टली दिस सेकेंडरी सेक्टर, वी हैव बीन कंसंट्रेटिंग ऑन दिस सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि एक सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो हमारे माइंड में आती है उसका नाम आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया ये कहता है कि जो भी आपको करना है आप इंडिया में बनाओ,
हर प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चरिंग हम अपनी कंट्री में करेंगे, व्हाट वुड दैट डू? That will provide employment to the people. और किस सेक्टर में? It will provide employment in the secondary sector. Therefore, people with all sorts of expertise, or even people who do not have any expertise but can contribute, they can all become a part of the manufacturing sector. That way, we will be able to improve the employment वाला जो हमारा issue है. ठीक है, अब हमारी कंट्री में हम और ज्यादा क्यों emphasize कर रहे हैं? Because we people should know that we have the highest number of people in the age group of 15 to 59. ठीक है, 15 to 59 वाला हमारा क्या होता है? 15 to 59 वाला हमारा जो एज ग्रुप है, ये वो वाला है जिसको हम कहते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, यू नो, पीपल हु आर एम्प्लॉयबल वर्किंग एज में. ठीक है, तो इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में इस वाले एज ग्रुप में. देयरफॉर वी रिक्वायर थिंग्स जो कि इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें. ऑलराइट, तो ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आई? आई होप यू पीपल हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पूरे चैप्टर का मतलब द रीजन बिहाइंड दिस क्या है. ओके, अब हम इस सारे को लेकर के कुछ डिटेलिंग पढ़ेंगे. वो डिटेल्स किस तरह के होंगे? वो ये होंगे कि एम्प्लॉयमेंट जो है किस सेक्टर ने कितनी जनरेट की. फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ सेक्टर्स हैं विच आर नोन एज द core sectors of our economy. So how those sectors have been performing, and if those sectors, if the performance of those sector has eventually actually contributed to the development of the country or not. ठीक है, बाकी सब इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हमें आगे चलना है. ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इन दिस वी आर सेइंग दैट इंडस्ट्री होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग फॉर 31% ऑफ द जीडीपी. ओके, सो इंडस्ट्री जो है जीडीपी के 31% की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है, विच इज अ गुड अमाउंट. बट हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज को, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो वहां पे दिस इज क्वाइट हाई. ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई कि एम्प्लॉयमेंट कितनों को मिल रही है? 12 करोड़ पीपल को. एंड आपको पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है. ठीक है, सो वी डू नीड दिस सेक्टर. अच्छा, अब इसके बाद में what it is talking about that the sector's relevance can be identified through certain things, certain kind of linkages. क्या है? It ensures that the domestic production can accommodate domestic demand and reduce the reliance on imports. ये हमारी बेसिक एक इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है कि हर कंट्री चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, हमारा इंपोर्ट कम हो. क्यों ऐसा चाहते हैं? बिकॉज वी वांट दैट वी शुड नॉट स्पेंड आवर मनी एंड रादर वी शुड अर्न मनी. For that, what would we do? We would want to reduce our import and we would want to increase our export. ठीक है, अब एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना, दैट इज एन एस्पिरेशन जो सेकंड नंबर पे आप जाओगे, सेकंड स्टेप पे जाओगे. उससे पहले यू वुड वांट कि एटलीस्ट जो हमारी अपनी डिमांड है इंटरनल, दैट शुड वी शुड बी एबल टू सफिशिएंटली फुलफिल वो वाली डिमांड जो हमारी इंटरनल है. जैसे ही हम अपनी इंटरनल डिमांड के साथ कोप अप करने लगेंगे, देयरफॉर हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा. फिर उसके बाद देन वी विल गो टू दैट स्टेज वेयरइन वी विल थिंक अबाउट creating a surplus, and once we will have a surplus then we will export. So the first basic aim या first basic requirement या जो इसका relevance है वो ये है कि it should be able to cater to the domestic needs, and then after that it will be able to suffice our demand so much कि हमें import उतना नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट में क्या होता है, हमने 4th चैप्टर पढ़ते हुए देखा कि बहुत हमारा मनी जा रहा है. हम बोल रहे हैं कि हर चीज में हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है. वी हैड रेड दैट ऑलमोस्ट हर चीज जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर अगर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसका भी रॉ मटेरियल हम बाहर से लाते हैं, है ना. सो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? दे आर सेइंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट व्हिच ट्रांसलेट्स इनटू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. ठीक है, ये बहुत सिंपल पॉइंट है. मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक तरह ऐसा इफेक्ट के एक चीज हो रही है, उसके जरिए दूसरी चीज होने लगी, उसी के इफेक्ट में तीसरी चीज होने लगी. ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रांसलेट्स इनटू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. ये पॉइंट ही हम पूरा डिस्कस कर रहे थे जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले में बताया. ठीक है, सम इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल एंड कंस्ट्रक्शन हैव हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटीज. यहाँ पे हमें समझना है कि इलास्टिसिटी क्या होता है. देखिए, इलास्टिसिटी एक ऐसा टर्म है जिसको आप पढ़ेंगे, ये कभी हम इनकम के हिसाब से कहते हैं, कभी हम बोलते हैं प्राइस के हिसाब से, यहाँ पे यूज किया गया है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से. ठीक है, इसके वैल्यू को हम लेने की कोशिश करते हैं. इलास्टिसिटी एक्चुअली हमें ये बताती है कि अगर एक चीज के अंदर चेंज हो रहा है तो दूसरी चीज के ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी? इट हैज ट्राइड टू डिफाइन इट आल्सो. द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी refers to the percentage change in employment associated with 1% increase in GDP. क्या मतलब? जीडीपी के अंदर अगर 1% का चेंज हो रहा है, वो भी कैसा चेंज कि जीडीपी जो है 1% इंक्रीज हो रही है, तो साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है?
क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, क्या परसेंटेज पे वो चेंज हो रहा है, वो हमें एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बता रही है. हायर द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी द मोर लेबर इंटेंसिव ग्रोथ. मतलब जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होगी उससे हमें ये समझ आएगा कि उतना ज्यादा उस सेक्टर में लेबर जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. ठीक है, मानिए कोई सेक्टर है जो कि 200 यूनिट्स ऐड कर रहा है आपके जीडीपी के कैलकुलेशन के टाइम पर, और हम अब उसको कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे हैं, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि उसी सेक्टर के वजह से 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, दूसरी तरफ कोई एक और सेक्टर है जो कि हम जिसको देख रहे हैं हम कि वो भी अपने एडिशंस कर रहा है जीडीपी को, और लेकिन सिर्फ 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. तो जो हायर इलास्टिसिटी वाला आया जिसके अंदर हमने देखा कि नंबर 50 था, ठीक है, तो वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई और हम मानेंगे कि वो वाली जो है वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि ये सिंपल वही बात है कि जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया, उतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. जितने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है उतना उनके पास मनी आता है. जितना इंसान के पास मनी होगा, कॉमन सिटीजन के पास, उतना ज्यादा दे विल बी स्पेंडिंग. वंस दे स्पेंड, उसकी वजह से क्या होता है, द इकोनॉमी बिकम्स अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, और जब कंज्यूमिंग इकोनॉमी होती है तो मनी का सर्कुलेशन पूरी इकोनॉमी में होने लगता है. फिर दैट इज व्हाट रन्स द इकोनॉमी अगर देखा जाए. ओके, अब आ गया डिमांड स्टिमुलस टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ठीक है, डिक्रीज इन ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन. नाउ हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था जो हमारा इन्फ्लेशन है, वी वर सेइंग दैट इट हैज सीन शिफ्ट्स. हमने देखा था कि 3 अलग अलग शिफ्ट्स देखे हमने. इसमें हमने क्या देखा कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई था, बट देन द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग बिकॉज नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएगा हमारे पर. हमने रीजंस पढ़े थे कि पैंडेमिक एक रीजन हो गया था, वॉर एक रीजन था. वी हैव डन दिस ऑल इन द 4th चैप्टर. ठीक है, सो वी नो कि हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा था, हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की. ठीक है, फिर जब हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है तो उसके बाद अब क्या हो जाता है, दैट इज समथिंग जो हमें देखना है कि इंडस्ट्री पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है. ये बता रहे हैं हमें that there has been a decrease in the overall retail inflation. It has sustained the pent-up consumer demand in the post-pandemic Indian economy, inducing an industrial recovery despite the global headwinds. अगर हम देखेंगे हेडविंड क्या होता है, ये इन्होंने डिफाइन करने की, समझाने की कोशिश की है विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली हेडविंड क्या होती है. तरह की जब कोई शिप चलती है, सामने से उसको विंड आ रही होती है, दैट विंड इज अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ द शिप. अब अगर हम इसी को एनालॉजी ये ले लें हम इकोनॉमी में, तो इसका मतलब ऐसा होता है कुछ ऐसी चीजें जो कि ग्रोथ को रोकेंगी, जैसे कि हवा शिप के मूवमेंट को रोक रही थी, वैसे कुछ चीजें ऐसी जो कि ग्रोथ को रोकेंगी. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में हमने देखा कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स, हेडविंड्स तो चल रही हैं, बट हमने क्योंकि देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन हमारा कम हो गया, देयरफॉर चीजें जो थी, पीपल कुड बाय दोस थिंग्स, देयरफॉर कंज्यूमर डिमांड मेंटेन रही. क्योंकि कंज्यूमर डिमांड जो थी वो अच्छी खासी मेंटेन रही, तो पोस्ट पैंडेमिक इंडिया में भी इकोनॉमी जो है वो ठीक रही. ठीक है, इसने हमारे को है, उससे क्या हो गया कि इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिकवरी हो पाई. ओके, इंडस्ट्रियल रिकवरी कैसे हो पाई, क्योंकि जब लोग खरीदेंगे चीजें, व्हेन पीपल विल गो टू द मार्केट एंड बाय द थिंग्स, देन मार्केट से दोस थिंग्स विल रिड्यूस एंड देन द इंडस्ट्री विल हैव टू मेक न्यू, तो इंडस्ट्रियल रिकवरी नेचुरली हो जाती है. Now, the next point is strong external demand. It served the Indian industry well in the financial year 22 when manufactured exports soared हो गए, soared responding to a rebound in the global growth. क्या हुआ, global growth में इंक्रीज हुआ था, तो जब इंक्रीज हुआ तो डिमांड वहां पे ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ गई और फिर से एक्सपोर्ट्स जो थे वो ज्यादा होने लगे. ठीक है, देन वी हैव इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड. Okay, it has emerged the powerful stimulus to the industrial growth, increase in the investment demand. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से वी रेड इन द 4th चैप्टर ऑल्सो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजों में इस तरह की पॉलिसीज हमने लाई कि इट बिकेम इन्वेस्टर फ्रेंडली फॉर द पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑल्सो टू कम एंड इन्वेस्ट, और अगर इंटरनली भी कोई करना चाहता था. अब देखिए वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे ये रिपीट कर रहे हैं. It has been triggered by a jump in the capex of the central government. हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट लगाए हैं. ये सारे हमने पढ़े थे 4th चैप्टर में. ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो चीजें क्रिएट हो रही हैं. जब चीजें क्रिएट हो रही हैं तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी अगर देखा जाए आगे चल रही है. ठीक है, साथ ही हमने अब क्या देखा, देयर हैज बीन अ क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू कंजम्पशन डिमांड, एक्सपोर्ट स्टिमुलस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बैलेंस शीट. ये सारे पॉइंट्स हमने पहले पढ़े हुए हैं.
कि बैंक हमारा अच्छा काम किया, हमने जो कॉर्पोरेट थे उनको लोन भी दे पाए, हमारे पास में जो कॉर्पोरेट कंपनीज थी पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती थी उससे हम काफी बाहर निकले, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, हमारा कंजम्पशन बढ़ा, ऑल दीज पॉइंट्स वी ऑलरेडी रेड। इस सारे का इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारा मार्केट थोड़ा बेटर पोजीशन में गया। जब मार्केट बेटर पोजीशन में गया सो वी सॉ दैट द इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अभी आप आगे देखो सब रिपीट हो रहा है फोर्थ चैप्टर से जो था। रीजन फॉर इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वी ऑलरेडी रेड, है ना, कि आईबीसी जो है वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, उसकी हमने बहुत तारीफें की कि किस तरह से इसने जल्दी जल्दी रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। मनी जो था जो पहले बंद रह जाता था, एग्जिट पॉलिसी नहीं होती थी, कोई एनपीए बढ़ा देता था फिर उसके बाद वो भाग जाते थे, लेकिन अब आईबीसी जो है उसके वजह से मनी को हम वापस ले पा रहे हैं। एसेट्स जो हैं उनको हम फिर से उनको, अगर कोई एसेट फंस जाता है क्योंकि कोई कंपनी बंद हो रही है या प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो अब उसको हम डील कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, रोल आउट ऑफ द जीएसटी टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जीएसटी तो लाया ही हमने इसलिए है ताकि वो ना वन नेशन वन टैक्स रहे, सब चीजें आसानी से हो जाएं। ठीक है, देन कॉर्पोरेट टैक्स रेट वाज स्लैश्ड। ठीक है, क्या मतलब किया हमने, कॉर्पोरेट टैक्स जो था उसको भी कम कर दिया। ऑब्वियसली वो तो इंसेंटिव रहेगा ही, अगर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा तो दैट इज एन इंसेंटिव मोस्ट डेफिनेटली। ठीक है, अब क्या होता है, H1 of financial year 23 recorded the highest share of gross fixed capital formation in GDP among all the half years since फाइनेंशियल ईयर 15 से लेके 23 तक के हमने बोला हम पहले हम 6 मंथ्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब हम 6 मंथ्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमने देखने की कोशिश की कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, और कितना होता है। अब हमने देखा कि इट हैज बीन द हाईएस्ट सिंस 2015 का जो ये था, हाफ ऑफ द ईयर था। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ये इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या है कि क्या एडिशंस हुए आपके पास में। देखिए नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल वाला दैट मीन्स कोई आपका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह का कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, और ग्रॉस फिक्स्ड ये एडिशंस होंगे। ठीक है, तो क्या है, एज पर द आरबीआई इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस होता है कि क्लब कर लो सारे को, ग्रॉस एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट्स दैट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंजेस इन द स्टॉक्स ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड। तो अगर हमने काउंट करने में 15 से 22 तक अगर हम सारा का सारा काउंट करने पर आते, या अगर हम ईयर ऑन ईयर भी काउंट करते, उतने टाइम पीरियड में स्टॉक्स के अंदर क्या चेंजेस आए वो हम देखेंगे। और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने बात की है economic survey is now telling us about the supply response of industry. Supply response of the industry to the demand stimulus has been robust. ठीक है, क्या हम बात कर रहे हैं, we are saying that the demand in our market we were able to maintain the demand in our market. हाँ, हमारा मेजर फोकस, फर्स्ट फोकस यही हो रहा है कि we were able to maintain the demand. उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हमें ये पता चल रहा है that लाइट चली गई आप लोगों को। अब I hope you people are able to see me, but at least the screen is visible to you. All right. देखिए सप्लाई का क्या होता है, डिमांड के बेसिस के ऊपर सप्लाई होती है। ठीक है, I have been telling you कि मार्केट जो है वो ऐसे चलेगा कि if there is some product in the, for example, I want to buy a purse, so I will go to the market and I will demand that there will be 3 different टाइप्स ऑफ पर्सेस, बट ऐसा होगा कि उस शॉप में जाकर के मुझे पता चला कि जो वाला मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज द वन दैट दे आर एबल टू सेल, द अदर 2 डिजाइंस दे आर नॉट एबल टू सेल दैट। तो क्या होगा कि जैसे ही मैंने लिया, हो सकता है दैट इज द लास्ट प्रोडक्ट, आई टेक दैट एंड आई विल गो अवे विद इट। अभी क्या होगा, अभी वो लोग बोलेंगे जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा सेल होता है, सो यू शुड सेंड अ फ्यू मोर ऑफ दीज। ऑलराइट, तो हम इस तरह का करते हैं। तो वहां पे अब ये इसमें हमें यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जितनी डिमांड थी किसी प्रोडक्ट की उतना ज्यादा सप्लाई जो है वो मेंटेन रही, और उसने इट वाज एबल टू कॉम्प्लीमेंट द डिमांड। ऑलराइट, सो द सप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ द इंडस्ट्री टू द डिमांड स्टिमुलस हैज बीन रोबस्ट। नाउ इसमें फिर हमने अब 1-2 पॉइंट समझने हैं। क्या, एक हो गया द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक इंडेक्स है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको ये कह रहा है इट हैज रिमेन्ड इन द एक्सपेंशनरी जोन फॉर द लास्ट 18 मंथ्स सिंस 2021। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंडेक्स हमने क्या बोला, हम किस लिए इंडेक्सेस को यूज करते हैं, हम इंडेक्सेस को यूज करते हैं सो एज टू स्टडी थिंग्स, सो एज टू नो एग्जैक्टली किस चीज में कितना चेंज हो रहा है। जैसे हम पावर्टी इंडेक्स देखते हैं, ये सब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि
पोजीशन के ऊपर किस रेट पे कौन सी चीज चल रही है। वैसे ही परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यहाँ पे आप देखेंगे, इट इज अ सर्वे बेस्ड मेजर, सर्वे किया जाता है, सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क्स द रेस्पोंडेंट्स अबाउट द चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ की बिजनेस वेरिएबल्स as compared with the previous months. It is an index of the prevailing direction of economic trends in the manufacturing sector as well as in the service sector. ठीक है, क्या बता रहा है? It is an index of the prevailing direction of economic trends. Okay, so ये जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक सर्वे किया जाता है जिसमें रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप बताओ कि कुछ की बिजनेस की जो वेरिएबल्स हैं, जैसे मानिए आप कोई सी कंपनी ले रहे हो, उसके अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह की इंडस्ट्री है, उसके कुछ कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स होंगे। ये उन सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर अब ये पूछेंगे लोगों से, जो भी वहां पर जो दो स्टेक होल्डर्स, फिर देन दे ट्राई टू नो कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, कंपेयर्ड विद द प्रीवियस मंथ। हाँ, मंथ ऑन मंथ हो गया। इट इज एन इंडेक्स ऑफ द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड इन द सेक्टर, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विस का हो। एंड अभी हम देखेंगे सर्विस सेक्टर में भी ये वाला चीज किया गया है। ओके, दूसरा पॉइंट अब क्या आता है? द सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज आल्सो सीन within the overall IIP producing consumer durable which is in sync with the pent up consumption demand. ये पूरा लाइन क्या बता रहा है हमारे को? देखिए, एक हमारे पास होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, देयर इज एक इंडेक्स है, उसको बोलते हैं हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस कैन बी आस्क्ड आल्सो, ठीक है। अब क्या होता है, ये बता रहा है कि अगर हम देखें तो एक सस्टेन्ड ग्रोथ दिखी है हमें जब हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंडर जो हम जिन इंडस्ट्रीज को देखने की कोशिश करते हैं, वी हैव सीन दैट देयर हैज बीन अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन दोज इन दैट सेक्टर। और ये जो है ये किसके साथ इन सिंक है, मतलब ये पैरेलल चल रही है, ये उसके हिसाब का ग्रोथ है जिस हिसाब का हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन डिमांड हमारे मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब उसके बाद में ये हमें क्या बताता है? द ग्रोथ इन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैज हेल्ड, एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि द 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर जो ग्रोथ हुई है वो स्टडी हुई है, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास जैसे सीमेंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, कोल आ जाता है, ठीक है, तो रिफाइंड जो हमारा पेट्रोलियम है वो सब आने लगता है, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के ये जो है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है ये आती हैं। ये हमें अभी क्या बताएंगे? अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड अबाउट ईच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इन डिटेल, वो यहाँ पे सारा मेंशन्ड है। व्हाट इट इज सिंपली टेलिंग अस कि जो ग्रोथ है वो ठीक है। तभी आप देखिए कि हर जगह पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं स्टडी, और स्टडी जो था वो चैप्टर के नेम के अंदर भी था। ओके, नाउ थोड़ा सा ये है कि क्या क्या रीजंस हैं कंस्ट्रेंट फेस बाय द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23, ये सारे हमें पता है। सी, हमने ये लास्ट वाले में भी देखा था इन द लास्ट चैप्टर्स आल्सो, एंड अगेन दीज आर द कॉमन कंस्ट्रेंट्स जो कि हमें पता ही होते हैं कि ये तो है ही प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम देखते हैं सीजनैलिटी क्या है, it has contributed to constraining the growth of the production in respect of mining and quarrying and construction. माइनिंग, क्वारिंग, कंस्ट्रक्शन, इस तरह की जो सेक्टर है वो सीजन के ऊपर तो डिपेंड करेंगी। जैसे कि एक हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मॉनसून के टाइम पर पीपल डू नॉट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, वेट किया जाता है कि रेनफॉल खत्म होगी तब हम करते हैं, ठीक है। अब आ गया हायर रेनफॉल, कूल टेम्परेचर्स। अच्छा, ये हमने एक तरह का प्लस पॉइंट यहाँ पे बताया है। क्या हो जाता कि देखिए, नॉर्मली तो हम बोल रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत बुरा है, हम ऐसे अज्यूम करते हैं जब भी व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स वी टेंड टू अंडरस्टैंड कि उनका बस इसका ये जो पूरा टॉपिक है इसका नेम भी ऐसा है कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ठीक है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, लेकिन कहीं पर कोई फायदा भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हायर रेनफॉल जो है दैट हैज कूल्ड द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ द टेम्परेचर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। बट एज सच हमने बोला माइनिंग, क्वारिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है इनमें सीजनैलिटी। अच्छा, अभी आपको देख करके लगेगा कि दीज पॉइंट्स जो है ये शायद मेंस ओरिएंटेड और इस तरह के है, बट दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स दे कम अप इन प्रीलिम। ये दे गिव इट इन द फॉर्म ऑफ 4 ऑप्शंस, फिर आपको बताना होता है कि वेदर ये लॉजिकल है कि नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लार्ज इन्वेंट्री। लार्ज इन्वेंट्री वाला कंस्ट्रेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अपीयर्स टू हैव बीन कंस्ट्रेंड बाय लार्ज बिल्डअप इन इन्वेंट्री। द बिल्डअप ऑफ स्टॉक्स अलाउज मैन्युफैक्चरिंग टू स्लो इट्स पेस
ये बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी चीज है, जैसे मैंने अभी आपको पर्स की एग्जांपल दी कि जो एक सबसे ज्यादा पीपल आर बाइंग, दैट दे हैव टू गेट, मतलब लाइक व्हेन इट गेट्स ओवर, द लास्ट पीस इज सोल्ड ऑफ, दे आस्क द कंपनी टू मेक मोर, बट द अदर टू पीसेस व्हिच आर नॉट बीइंग सोल्ड वो वहां ही रखे हैं। तो इन्वेंट्री, वहां पे इन्वेंट्री क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, हाँ, प्रोडक्ट की काउंटिंग। आप किसी स्टोर में जाते हो तो उनके पास कितना कौन सा सामान है, इफ यू आर देयर टू इफ यू आर इन अ स्टोर, आप टी शर्ट्स खरीद रहे हैं, जीन्स खरीद रहे हैं, उनको, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि हमारे पास में 1000 पीसेस ऑफ टी शर्ट्स हैं, 1000 पीसेस ऑफ जीन्स हैं, ठीक है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर इन्वेंट्री इतनी बिल्डअप हो रही है तो देन व्हाई वुड द मैन्युफैक्चरर कीप ऑन मेकिंग इट मोर एंड मोर। तो क्या हो जाता है उस टाइम पे, स्टॉक जब बिल्डअप हो जाता है तो स्लो करनी पड़ती है अपनी पेस। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। Okay. Now the next thing that we have in our mind is the uneven manufacturing landscape. ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे the economic survey is actually trying to tell us about the different sectors in the economy, how the different sectors have been performing. यहाँ पे हमने दो तरह का mechanism लिया growth का. One is the sustained growth, those sectors that were able to have a good sustained growth, and the others with a lukewarm growth. Lukewarm growth क्या indicate करेगा? It indicates that the growth was not as such so high, yeah, as such so good, but still they are working, but not as good as the other sectors or as we would have imagined. तो सस्टेन ग्रोथ में इन्होंने किसका बोला? मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो हम जो हमारी सेल हो रही है ऑटोमोबाइल की, उसमें हमने जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो हमारा काफी अच्छा चल रहा है। Then we have the manufacturing of computer, electronics, optical products, etc., coke and refined petroleum, chemicals and chemical products, ये सारे के सारे। Then we have lukewarm growth. अभी तो ये हमारी क्या थे, these were the things जहाँ, these were the sectors जहाँ पे sustained growth देखी है। Now we have the other sector जहाँ पे हमने lukewarm growth देखी है, जिसके अंदर आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर। ठीक है, ये जो टेक्सटाइल अपैरल लेदर है ना, ये बहुत हमारे लिए अच्छा और यूनिक सेक्टर है। इसमें वी कुड हैव डन रियली वेल, लेकिन क्या हो गया कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अदर नेशंस, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द नेशंस जो हमारे आसपास ही हैं, उन लोगों ने हमें आउट परफॉर्म कर दिया है। जैसे कि एक हमारे लिए है कि वियतनाम का एग्जाम्पल बहुत आता है कि वियतनाम ने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, और जो मार्केट हम ले सकते थे, दैट मार्केट हैज बीन कैप्चर्ड बाय वियतनाम। और वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो। अगर आप थोड़े पहले के इकोनॉमिक सर्वेस पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इस तरह का भी गवर्नमेंट के एनालिसिस से हमें पता चला है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्टर अगेन इज द बैंकिंग सेक्टर। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से जब फोर्थ चैप्टर हम कर रहे थे, वी हैड ऑलरेडी वेंट इनटू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। अभी आपको फिर से पता चलेगा, ये सब रिपीट है। क्या बात हो रही है? We have a robust growth in the bank credit to the industry. What is that? Robust growth in the credit demand combined with rising capacity utilization and investment in manufacturing underscores businesses' optimism regarding the future demand. क्या बोल रहे हैं ये कि क्रेडिट डिमांड जो जाती है, हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिट क्या होते हैं, लोन्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वो हमने किस तरह से मेंटेन कराया, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया, उसने पॉलिसी के कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की। Alright, so यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि there has been a robust growth in the credit demand combined with the rising capacity utilization. Rising capacity utilization, credit demand भी बढ़ रही है इंडस्ट्रीज की, अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एंड इसके वजह से क्या हो रहा है, द बिजनेसेस आर बिकमिंग मच मोर ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। दे फील दैट since credit is available to us, it will be available to us in the future also. We also have been building a capacity for ourselves. We are also getting investment. So the whole market अगर देखा जाए तो it is becoming much more optimistic. Obviously growth will increase. ठीक है, a large share of the bank credit continues to be assigned to large industries. Now this is something that we need to remember. ये आपको कहीं पे statement की तरह आएगा कि a large share of the bank credit for the welfare of the economy is being given to the स्मॉल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या है कि लार्ज इंडस्ट्रीज को ज्यादा पैसा जा रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट टू एमएसएमई। एमएसएमईज जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि एमएसएमईज फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज हमने वी हैव ऑलरेडी रेड कि पीपल ट्राई टू लिमिट द नंबर ऑफ द पीपल इन देयर कंपनीज टू 50 सो दैट दे रिमेन इन दैट सेक्टर, है ना। वी डिड ऑल दैट इन द फोर्थ चैप्टर एज वेल। सी अगर यहाँ पे किसी को, जब मैं मेंशन करती हूँ कि हमने फोर्थ चैप्टर में कुछ किया है, एंड इफ समबडी फील्स दैट देयर इज सम एरिया जहाँ पे उनको लग रहा है कि स्किप हो रहा है, because we have done it in the fourth chapter itself, while discussing that I don't want to take too much time in making the same discussion again.
All right, but if somebody faces some problem while understanding this, you can just let me know. All right. Okay, so the next point is that credit to MSME has also seen a significant increase. We were reading about this, that there has been an increase in the kind of money that is being given to MSME. Okay, in part assisted by the introduction of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, which supports around 1.2 crore businesses, of which 95% are MSMEs. All right. Is my screen visible to people? Is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay, okay. So we'll continue. Okay. तो MSME जो है उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, अ गुड अमाउंट ऑफ क्रेडिट, और इसके लिए हमने किस वाली स्कीम के बारे में बात की है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ओके. उसके बाद आ जाता है रेजिलिएंट FDI इनफ्लोज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अच्छा, I'll tell you one more thing also. If there are certain schemes जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, that we are going through the whole of the economic survey. We'll go through all the chapters. We have already gone through more than 50% of it. So, but then if there are certain schemes जो कि आपको by chance नहीं समझ आया, तो you can ask, you can let us know. So we'll get back to you on that. You can let me know. You can let Saima ma'am know. So we'll get back to you, and फिर हम उसको आप एक किसी क्लास में आपको समझा देंगे. ठीक है. बट स्कीम्स तो मैं यहाँ पे साथ में नहीं ले रही, बिकॉज देन द लेक्चर विल बिकम टू लॉन्ग, और टाइम तो कम ही है अभी आप लोगों के पास में. ऑलराइट. सो इंट्रोडक्शन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम. अब दूसरा वाला पॉइंट क्या आ जाता है कि FDI जो है, FDI का इनफ्लो भी काफी रहा. रेजिलिएंट FDI इनफ्लो इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. क्या रहा है यहाँ पे? रेजिलिएंट हम किस लिए बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं रहा, लेकिन अच्छा खासा FDI आता रहा. ठीक है. एनुअल FDI इक्विटी इनफ्लो इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव जंप, इंक्रीज हुए हैं. पहले 12 बिलियन आ रहे थे, अभी 21 बिलियन आ रहे हैं. ठीक है. कब से हो रहा है ये? अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22. अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर ये हमें याद रखना है कि FDI का फ्लो अच्छा खासा है. ठीक है. With the rise in the global uncertainty in the wake of जो वॉर हो रही है, FDI equity inflow in the manufacturing in the first half of this fell below its corresponding level in the first half of financial year 2022. ठीक है. ये हमने पहली अंडरस्टैंडिंग ली हुई है that because of the war certain things have happened, like for example कुछ क्रॉप्स का प्रॉब्लम हुआ हमें, या फिर हमने देखा कि अभी जैसे हम बता रहे हैं FDI पहले ज्यादा आ रहा था. 2022 में we had more money coming in. वॉर हो गई तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी, तो वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है. Then again पूरा फोर्थ चैप्टर हमने इसी बेसिस के ऊपर पढ़ा. मॉनेटरी टाइटनिंग एट द ग्लोबल लेवल हैज फर्दर रिस्ट्रिक्टेड द FDI इक्विटी इनफ्लोज. ठीक है. हमने पढ़ा है कि टाइटनिंग पूरे वर्ल्ड में हो रही है ना. सो ये हुआ. अब इसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं. जो बॉक्स दिया है, FDI पॉलिसी रिफॉर्म्स टू बोल्स्टर इन्वेस्टमेंट. क्या क्या हमने किया है? इन द फाइनेंशियल ईयर 20, 100% of FDI under automatic route was permitted for the sale of coal mining activities, including associated processing infrastructure, subject to provision of relevant acts. ठीक है. इसको हटा दो यहाँ से, मगर ये याद रखो, coal mining activities and the associated processing infrastructure. Then we have the second point. 26% of FDI under the government route has been permitted for uploading, streaming of news and current affairs through digital media. ठीक है. 26% of FDI. Third point क्या है? 100% FDI has been permitted in intermediaries or insurance intermediaries. To curb opportunistic takeovers, acquisition of Indian companies due to COVID-19 pandemic, the government amended the FDI policy. Okay. अब इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि ये वाला पॉइंट है. To simplify the approval process, हमने क्या किया था? 2017 में हमने FIPB को खत्म कर दिया था. एक्चुअली क्या होता था कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक हुआ करता था. पहले जब हमारे पास में मनी आ रहा होता था बाहर से, तो कुछ चीजों में तो हमने अलाउ किया हुआ था कि ऑटोमेटिक रूप से आ जाएगा. कुछ चीजों में जब थोड़ा एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा मनी आ रहा होता था, तो वी यूज्ड टू कीप अ ट्रैक ऑफ के अगर बाहर से मनी आ रहा है, क्योंकि बाहर से मनी आते टाइम बहुत रीजंस होते हैं. ऑलराइट. तो उस टाइम पर हमें ये देखना होता है कि कोई टेररिज्म के लिए तो फंड नहीं कर रहा, कोई किसी और रीजन से तो फंड नहीं कर रहा. ऑलराइट. तो इसलिए हम वी यूज्ड टू कीप एन आई ऑन इट. तो इसमें क्या आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एक हुआ करता था, उसके पास जाया करता था कि अप्रूव करना है कि नहीं करना है. तो हमने क्या किया है, लेकिन 2017 में उस वाली चीज को खत्म कर दिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इवन बिफोर 2017 वी वर इंक्रीजिंग द लिमिट बिलो above which the project had to be approved by FIPB. ठीक है.
मतलब पहले मान लीजिए जैसे 12,000 करोड़ से ज्यादा अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा होता तो हमें क्या करना होता, हमें पूछना पड़ता गवर्नमेंट से। लेकिन अगर 12,000 करोड़ जो है उससे कम का होता तो वो सीधे आ जाता, ठीक है। लेकिन फिर अब हमने क्या किया, हमने वो वाला कंडीशन हटा दिया है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये आप याद रखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बना है, लॉन्च एज एन ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टर्स टू फैसिलिटेट एफडीआई, ठीक है। ओके, समझ आ गया। अब हम चलते हैं इंडस्ट्री के ग्रुप्स एंड देयर चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगेन हमारे पास में एमएसएमई आ गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, जब एमएसएमईज की हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमएसएमई सेक्टर टू द ओवरऑल जीवीए रोज फ्रॉम 29.3% टू 30.5%। असल में क्या है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, कोई चीज थी आपके पास वो बन करके आ रही है, ठीक है, आपके पास वो बन करके आ रही है, अब आप क्या कर रहे हो, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हो। मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या होता है, वैल्यू की एडिशन हो गई। मानिए आपको किसी को जैसे मानिए कि आपको बहुत अच्छा स्टिचिंग आती है, ठीक है, तो आप गए मार्केट से, आपने रॉ मटेरियल लाया, ठीक है। अब आपने रॉ मटेरियल लाया तो जैसे आपने क्लॉथ लाया, बटन्स लाए, एक्सेट्रा लाए, ठीक है। अब आपने वो जितना भी है उस सारे के ऊपर आपने मनी स्पेंड किया वो लाने के लिए, ठीक है। अब लेकिन आपने क्या किया, आपने वो सी दिया। अब जब वंस यू हैव स्टिच दैट थिंग, आफ्टर दैट उसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। अभी तक क्लॉथ भी था उसका वैल्यू था, बटन्स भी थे उसका वैल्यू था, थ्रेड भी था उसका वैल्यू भी था। अभी क्या किया, यू मेड इट इनटू अ प्रोडक्ट, तो क्या हुआ, वही रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। उस वैल्यू एडिशन को हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हम उस वाले इन्वेस्टमेंट को हटा करके कैलकुलेट करते हैं जो कि हमने पहले से किया था, मतलब जो पैसे हमने पहले खर्च किए थे उसको हटा देंगे और फिर हम देखेंगे वैल्यू ऐड कितना हुआ इस सारे में, हाँ, ठीक है। तो दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब एमएसएमई क्या कर रही है, एमएसएमई ग्रॉस वैल्यू एडेड को इंक्रीज कर रही है, 29.3% से 30.5% तक चली जा रही है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है बहुत सारे, जैसे कि सबसे पहला क्या किया गवर्नमेंट ने, मॉडिफाई कर दिया द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इटसेल्फ, ठीक है। बोला कि पहले हमारे को रीडिफाइन करना है एमएसएमई होती क्या है, ताकि हम उसको ज्यादा अच्छी, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रेगुलेट कर सकें, ऑलराइट। द सेकंड पॉइंट इज द प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई, ठीक है। 20,000 करोड़ अमाउंट सिलेक्ट किया गया इनको देने के लिए। देन वी हैव 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें देखिए 20,000 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 50,000 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक कोई चीज है जिसका नाम है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ठीक है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे प्रीलिम में पूछने का अगर होगा तो ये किसी लाइन में दिया रह सकता है। Then we have waiving of the global tender requirement for the procurement of up to 200 करोड़। क्या होता है कि अगर आपको कहीं से अगर आपको ले रहे होते चीजें, अगर प्रोक्योरमेंट 200 करोड़ तक की कर रहे होते तो ग्लोबल टेंडर का रिक्वायरमेंट होता आपका, वो वाला जो था रिक्वायरमेंट उसको हटा दिया गया है। इस तरह का पॉइंट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का पॉइंट एक पॉइंटर बन करके, एक लाइन, वन लाइन बन करके 4 ऑप्शन में से आपके पास हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। Then we have launching of the Udyam portal for MSME registration, ठीक है। सिंपल से याद रखना है, Udyam portal is associated with, वहां पे सीधे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। फिर आता है समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल सेटअप अंडर द एमएसएमई वाला एक्ट टू मॉनिटर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। 2 नाम आ गए। फिर आ गया चैंपियंस। चैंपियंस क्या है, सिंगल विंडो ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये हमारे पास 3 नाम आ गए यहाँ पर, एक आ गया हमारे पास उद्यम पोर्टल, एक हो गया समाधान पोर्टल, एक हो गया चैंपियंस। ये सिंगल विंडो है ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए। फिर आता है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम, रैम्प स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। रैम्प ये बार बार कंटिन्यूसली आता है, ठीक है। क्या करना है, इट एम्स टू इम्प्रूव द सेंटर स्टेट लिंकेजेस एंड पार्टनरशिप्स एंड इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ एमएसएमई टू मार्केट एंड क्रेडिट टेक्नोलॉजी एंड simultaneously it will address issues of delayed payments and the greening of MSMEs, ठीक है। अभी क्या होता है, ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है, देखिए, हाँ, इसमें याद रखने वाला आपको सीधे ही पता चल गया। अगर कोई सी भी ऐसी स्कीम है, ये आप याद रखें, कोई सी भी अगर ऐसी स्कीम है जिसमें कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वो वाली चीज आपके लिए हमेशा डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। सेंटर स्टेट के लिंकेज को इम्प्रूव करने के लिए ये रैम्प
बनाई गई है। इसमें क्या करेंगे, हम MSME की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इनको अलग अलग तरह के एक्सेसेस प्रोवाइड करके। किसी भी चीज को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो दो चीजें करनी है, एक तो उसको रेगुलेट करना है और दूसरा उसको चीजें प्रोवाइड करनी है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ से जो हमारा पोर्शन शुरू हो रहा है, ये हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज है, ये असल में उनके कंडीशंस हमें बताई चली जा रहे हैं। इसको हम थोड़ा क्विकली करेंगे बिकॉज इसमें आपको ओवरऑल इन जनरल थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि अच्छा इस इंडस्ट्री में ये हो रहा है, इस इंडस्ट्री में ये हो रहा है, ठीक है। So the first one that we have is the electronics industry. The domestic electronic industry इतने वैल्यू है, इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखने वाला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स were among the top 5 commodity groups. ठीक है, India has become the second largest mobile phone manufacturer globally. ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज सीइंग अ ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव डिजिटाइजेशन एंड रोबोटिक्स। ये तो हमें सीधे सीधे पता चलता है इंडस्ट्री 4.0 के वजह से। फिर हमने पहले भी पढ़ा था स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम इम्पेटस दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारा किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बेटर परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। फिर क्या आ जाता है हमारे पास है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड IT हार्डवेयर। देखिए एक चीज गवर्नमेंट ने शुरू की है, ठीक है। आर यू पीपल एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? हाँ, कोई इशू तो नहीं आ रहा? ठीक है, ओके ओके। देखिए देयर इज दिस वन स्कीम जिसको हम कहते हैं PLI स्कीम, इसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब क्या होता है कि हम इंसेंटिवाइज करना चाह रहे हैं कुछ चीजों की प्रोडक्शन को, ठीक है। इंसेंटिवाइज करने का मतलब क्या है कि वी आर ट्राइंग दैट देयर शुड बी सर्टेन सेक्टर्स जिनसे प्रोडक्शन जो है वो बेटर हो सके, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इनको कुछ कुछ तरह के हेल्प्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैंने पहले ही बोला कि या तो आप रेगुलेट करेंगे या तो आप कोई चीज का प्रोविजनिंग करके दे देंगे, चीजों को प्रोवाइड कर देंगे लोगों को। तो PLI स्कीम में इन लोगों ने असल में यही किया है कि आप इनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो कि ताकि आपको प्रोडक्शन करना आसान हो जाए, सस्ता हो जाए, चीजें अवेलेबल हो, इसके लिए स्कीम्स बनाई जाएंगी। इसमें क्या है, इसमें कुछ कुछ सेक्टर्स को पिक कर लिया गया है और उन सेक्टर्स से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जितने सेक्टर्स में भी हम ये फैला सके उतना हो जाए, सो दैट वी आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ दिस आइडिया, ठीक है, ताकि सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो मेंशन्ड है, IT हार्डवेयर एंड लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ओके। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बाद दूसरी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं कोल इंडस्ट्री। उसमें क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर कोल अवेलेबिलिटी बिकेम ए चैलेंज फॉर द पावर जनरेशन। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर चैलेंज था ये, ठीक है। बाद में क्या हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिसर्जेंस इन द इकोनॉमिक। अचानक से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी ना आफ्टर कोविड, ठीक है, तो क्या हो गया कि हर चीज वापस से शुरू हो गई। क्या हो गया था, कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर तो इंडस्ट्री बंद हो गई, चीजें बंद हो गई। कोविड जैसे ही खत्म हुआ है तो उसके बाद हमने देखा है कि एक तो इंडस्ट्रीज भी वापस से स्टार्ट हो गई हर जगह पर और एक्टिविटी का लेवल भी ज्यादा बढ़ गया है, देयरफॉर रिक्वायरमेंट बढ़ गई। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए इस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। ऑल जनरेटर्स वर आस्क्ड टू इंपोर्ट कोल to the extent of 10% of their requirement, otherwise ज्यादा ही इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हो गई प्रॉब्लम वापस से स्टार्ट। देयरफॉर गवर्नमेंट ने पहले ही बोला कि हमें ये तो पता है कि इंपोर्ट करना तुम्हारे लिए नेसेसरी है, तो लेकिन कितना बताया, 10% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक आप इंपोर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का एक है, उसका सेक्शन 11 was invoked to direct imported coal based plants to run at full capacity with the assurance that their enhanced coal cost of operation would be compensated, ठीक है। क्या बता रहा है कि मतलब हमें जरूरत आन पड़ी, मतलब सडनली वी वर इन नीड ऑफ मोर कोल, क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई। रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो फिर गवर्नमेंट ने बोला क्या करेंगे, अभी तो करना पड़ेगा इंपोर्ट। जब इंपोर्ट करने का हो गया तो हमने 10% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बोल दिया। फिर उसके बाद हमने बोला कि जो भी अभी इंपोर्ट कर रहा है उसको हमने बोला कि आप कर लो प्रोड्यूस, हम उसको कंपेंसेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इन अ वे ये भी एक तरह का हेल्प प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि टोलिंग वाज एंडेड लिखा है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है क्या हुआ, दैट ये पहले क्या होता था, दैट अलाउड द स्टेट्स टू ट्रांसफर द अलॉटेड कोल टू प्राइवेट जनरेटर्स नियर द माइंस, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब जो अब इनको प्रोविजनिंग करनी है ना कोल की, तो अब क्या हुआ कि दे आर मेकिंग द कोल मच मोर अवेलेबल टू द जो ये जनरेटर्स हैं उनको, ठीक है। तो क्या होगा, कोल निकलेगा स्टेट से और वो जल्दी जल्दी आराम से पहुंच जाएगा प्रोड्यूसर्स के पास में। फिर आता है हमारे पास में, देखिए ये दो चीजें, यहाँ तक तो चलो जनरल है, ये इतना कोई इशू नहीं है। ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दो आपके ये हैं।
इस तरह की जो कॉर्पोरेशंस हैं, इनके जो नाम आते हैं ये पीटी में क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि वही मेन कहाँ पर है ये, या फिर अगर पूछा जाएगा कि ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड है, या इस तरह के क्वेश्चंस के फॉर्म में कभी कभी ये कॉर्पोरेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। थोड़ा कम आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आए हैं इस लाइन पर भी क्वेश्चंस, ठीक है। अभी क्या हो गया कि these as well as the banks were asked that they should give in more capital। अगर कोई मांगने के लिए आएगा तो दे दो यार, क्योंकि इनको अभी जरूरत है, ठीक है। बट क्या है, कोल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6 to 7%। ओके, उसके बाद देन व्हाट डू वी हैव द स्टील इंडस्ट्री। स्टील सेक्टर का परफॉर्मेंस इन द करंट फिस्कल ईयर हैज बीन रोबस्ट विद क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द फिनिश्ड स्टील। अमाउंट कितना है वो छोड़ो, हमें याद रखना है कि रोबस्ट रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द ग्रोथ इन फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन इज एडेड बाय डबल डिजिट ग्रोथ इन कंजम्पशन। ओके, फिर क्या हो जाता है, ग्रोथ इन फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन कैसे हो रही है। स्टील की प्रोडक्शन सिंपल जो हम बार बार बोल रहे हैं कि डबल डिजिट की ग्रोथ हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट्स मॉडरेटेड इन द फर्स्ट 8 months ऑफ द करंट फिस्कल ओविंग टू द स्लोडाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। अदरवाइज मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, ग्लोबल इकोनॉमी जो जाती है उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर स्लो डाउन आया, उसके वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें भी थोड़ी सी कमी तो आई है, ठीक है। Then next sector जिसके बारे में बात हो रही है, that is the textile industry. It has been facing the challenges of moderating exports compared to the last year. FDI inflow into the textile sector are yet to recover to the pre-pandemic level, ठीक है। दो चीजें हमें पता चल गई कि एक्सपोर्ट कम हुआ है और दूसरा FDI जो है वो भी कम आया है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्टेप्स क्या है, हाँ इसमें यह याद रखना आपको पीएम मित्रा पार्क्स बनाए गए हैं। सीधे पूछा जा सकता है, सबसे आसान क्वेश्चन जो इसका आ सकता है, पीएम मित्रा पार्क्स किस इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, किस चीज के लिए बनाया गया। वहां लिखा होगा फूड, मेगा फूड पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स ना, इस तरह के ऑप्शन सीधे सीधे। ये बहुत आसानी से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत मुश्किल करके भी। मुश्किल करके ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे बना रहे हैं, 7 अगर लिखा है तो कहाँ कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इस तरह के टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद आ गया टेक्सटाइल का पीएलआई स्कीम अप्रूव, इसको छोड़ो आउटले कितना मिला है, लेकिन इसमें भी पीएलआई लगाया है, ठीक है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वाली स्कीम। अब आता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमने पहले ही पढ़ा था, पूरा दिया हुआ था जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी पढ़े कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने भी अपने आप को अच्छा खासा रखा है। फिर हमने उसमें कुछ डेटा पढ़ा था, वही ऑलमोस्ट यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है। इंडिया इज रैंक 3rd वर्ल्ड वाइड, किसमें, फार्मा प्रोडक्ट बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू, largest producer of the generic medicine globally, occupying a 20% share in the global supply by volume. FDI का inflow have increased 4-fold over 5 years, ठीक है। 5 सालों में 4-fold हमारा इंक्रीज हुआ था 2022 तक। बाद में हमने क्या किया, $700 million सपोर्टेड बाय द इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, ये वो, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स जो जाते हैं ये बस रीड करने के लिए, इसका कोई सिग्निफिकेंस वैसे याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन हाँ ये याद रखना है कि इंक्रीज हुआ था सितंबर 2022 तक, ठीक है। याद रखने वाला है कि 3rd वर्ल्ड वाइड है और किस कैसे, वॉल्यूम से, और 14th है वैल्यू से। जेनरिक मेडिसिन के हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब आता है स्ट्रेंथनिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कैसे कर रहे हैं, वी एम टू स्ट्रेंथन इट, एक स्कीम बना ली है हमने इसके लिए स्ट्रेंथन करने के लिए। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे कैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके, फार्मा क्लस्टर्स को, प्रोडक्शन फैसिलिटीज एमएसएमई को टू मीट द नेशनल इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। इट विल प्रमोट द नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। इस तरह से हम हेल्प करेंगे। फिर आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हमने बोला, 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है हम लोग, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जापान और जर्मनी को के मतलब वो जो थे उनसे उनके हिसाब से हम भी अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। 2021 में इंडिया वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 2-wheelers एंड 3-wheelers व्हीकल, एंड वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर किसका, पैसेंजर कार्स का, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये हमारे को क्या याद रखना है, डोमेस्टिक इसका पैसेंजर कार का 4th लार्जेस्ट और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर 2-wheeler एंड 3-wheeler का 2021 में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है हम उसको भी कह रहे हैं कि वो भी ग्रो करेगा। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हर साल कितना ग्रो करेगा, 49%। इसको चलो उतना बस ध्यान रखो ऐसे ही, बट ये तो वैसा पॉइंट है कि आप ऐसे भी गेस कर सकते हो, ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो बेहतर है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, बोरोइंग कॉस्ट, टेम्परिंग ग्लोबल डिमांड्स, द इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की तरह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, एक तो देखो, हायर बोरोइंग कॉस्ट एंड टेम्परिंग ग्लोबल डिमांड आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्या होता है, देखो हमारे यहाँ हर चीज में ना जब मनी आ रहा होता है तो बहुत महंगा आता है, तो हमारे लिए हमेशा इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है।
दूसरा ये होता है इंश्योरेंस के प्रीमियम जो जाते हैं, लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम। एक्चुअली हमारे यहाँ ना इंश्योरेंस सेक्टर का, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस लेवल का डेवलप ही नहीं हुआ है कि हम बोले कि हमारा इंश्योरेंस बिल्कुल सिक्योर है। आज भी क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास में ऐसे इंश्योरेंस के मार्केट प्रोवाइडर्स हैं जो कि बहुत क्लेम करते हैं, और फिर जब आप लेने के लिए जाते हो उनसे तो फिर वो बोल देते हैं कि या तो आप किसी और सिटी में हो या इस तरह की चीजें। तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस मार्केट उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको इंश्योर करने का अभी हमारा मैकेनिज्म स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट डिले आएगा। ठीक है, अभी आ गया इंडिया का प्रोस्पेक्ट एज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल वैल्यू चेन। ये हम पहले ही बोल रहे हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन में हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम अपना प्लेस बना लें। हम अपना प्लेस बनाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत ही हमारे को एक की स्टेक होल्डर बना देगी किसमें, ग्लोबल वैल्यू चेन में। अभी क्या, द रिस्क ऑफ सप्लाई चेन शॉक हैज नेवर बीन मोर पैल्पेबल देन टुडे फॉलोइंग कंपाउंडिंग क्राइसिस फ्रॉम द यूएस चाइना ट्रेड वॉर एंड कोविड-19 एंड द वॉर इन यूक्रेन। देखिए, ग्लोबल वॉर, ग्लोबल जो ये वैल्यू चेन है ना, उसका मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस कर रहा है। हमने पहले भी, जैसे हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की थी पहले, ठीक है, हमने क्या कहा था कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस होते थे कहाँ से, चाइना से। जब कोविड का हुआ तो फिर उस टाइम पर वो आ नहीं पाए, उसकी वजह से हमने क्या देखा कि गाड़ियों का प्रोडक्शन कम हो गया था इंडिया में, लोगों को डिलीवरी नहीं हो रही थी, इवन इफ दे वर बाइंग कार्स। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन रहता है। ठीक है, एक तरह का पूरा चेन एस्टैब्लिश्ड है। उसमें अब हम क्या चाहते हैं, हमने ये पहले से बोला हुआ है कि तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी चाह रहे हैं अपने आप को बनाना, कि हम कभी भी कोई भी ग्लोबल शॉक होगा तो उससे बचे रहेंगे। साथ ही साथ हम उसका की प्लेयर भी बनना चाहते हैं, क्योंकि हम की प्लेयर बन सकते हैं बिकॉज इंडिया के पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। ठीक है, और ये हमने और भी ज्यादा देखा क्योंकि इन द वेक ऑफ जो अभी कंडीशन रही, देखिए यूएस चाइना की ट्रेड वॉर है, कभी भी उसके वजह से जो ये वैल्यू चेन है डिस्टर्ब हो जाती है। कोविड-19 का मैं बता ही रही हूँ आपको, और फिर अभी जो वॉर हो रही है उसमें हम पहले ही देख रहे हैं, जब एफडीआई कम हो गया तो चीजें मिलना भी कम हुई है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब दिस डेकेड, मेक इन इंडिया 2.0 एंड पीएलआई स्कीम जो जाती है 27 सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर 15 मैन्युफैक्चरिंग है एंड 12 सर्विस सेक्टर है। ये वाले पॉइंट को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, amongst these 24 subsectors have been chosen while keeping in mind the Indian industry का strength and competitive edge. PLI scheme across 14 sector can enhance India का annual manufacturing capex by 15 to 20%. ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा ये वाली चीज को आपको याद रखना है कि मेक इन इंडिया और पीएलआई को यूज करके हम 27 सेक्टर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इन सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम नजर मार लेंगे इनके ऊपर। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट पीएलआई की स्कीम के अंदर क्या क्या हुआ, इनको आप थोड़ा सा यू शुड गिव यू नो अ गुड आई टू देम, ताकि अगर कभी कहीं पर आ जाए कि इसको इंक्लूड किया गया है कि नहीं, ऑलमोस्ट सबको इंक्लूड किया गया तो गेस करना भी आसान है, लेकिन अगर हल्का सा आइडिया होगा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, पीएलआई की स्कीम में कुछ डेवलपमेंट हुए, लॉन्च ऑफ अ डिजाइन लेड पीएलआई टू प्रमोट द एंटायर वैल्यू चेन इन टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G। ठीक है, दूसरा कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है किसके लिए, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। तो ये दो तरह से हमें बता रहा है, एक तो सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए भी पीएलआई और दूसरा डिजाइन लेड पीएलआई। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, फॉस्टरिंग इनोवेशन, द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्ट्रेंथेंड इट्स IPR regime by modernizing the IP office, reducing legal compliances and facilitating IP filing for startups, women entrepreneurs, small industries and others। ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपना IPR का रेजिम। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेजिम जो है हमारा, उसको हम चाहते हैं कि स्ट्रेंथन करें। ठीक है, अब क्यों ये नेसेसरी है, क्योंकि जब भी कोई भी इकोनॉमी को आगे चलना है तो उसके जो लोग होंगे वही उसको आगे चलाएंगे। लोगों ने कैसे आगे चलाना है, बाय क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, बाय इनोवेशन। और इनोवेशन को क्रिएट करने का या इनोवेशन करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इनोवेशन प्रोटेक्टेड रहे। इसीलिए IPR रेजिम हमेशा हमारा एक प्राइम कंसर्न होता है। उसमें हम इंडिया में ऐसे भी देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो डिस्पाइट दोस प्रॉब्लम्स हम चाह रहे हैं कि हमारा काफी सारा इंप्रूवमेंट हो जाए, तो हम देखते हैं IPR regime by modernizing the IP office, reducing legal compliances and facilitating IP filing for startups, women, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। लीगल कंप्लायंस आसान कर देंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ऑफिस है इनको मॉडर्नाइज करेंगे, जैसे मानी डिजिटाइज कर दिया और ज्यादा इस तरह का, वरना बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स मोर देन अ ईयर आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। अब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं स्लोली स्लोली, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, आप सबमिट करो ऑनलाइन, बात खत्म हो जानी है। ठीक है, क्या हो रहा है, दिस हैज रिजल्टेड इन 46% ग्रोथ इन द डोमेस्टिक फाइलिंग ऑफ द पेटेंट्स ओवर 2016 से लेकर के 21 तक। ठीक है, क्योंकि अब हमने इतने सारे इंप्रूवमेंट लाए, इंडिया ने एंटर किया टॉप 40 इनोवेटिंग कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022। ठीक है,
अभी मैं आपको फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग पढ़ाती हूँ, ये जो डिब्बे में लिखा है, बट वी विल फर्स्ट गो टू दी अदर टॉपिक्स, ये खत्म होने वाला है एक्चुअली। ठीक है, तो क्या है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा सबसे बड़ा फोकस एरिया है। क्यों फोकस एरिया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ऐसे हो दैट वी कैन फैसिलिटेट इट इन सच अ मैनर ताकि आसानी के साथ जल्दी जल्दी लोगों की चीजें होने लगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेसेस में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है, उसको लेकर के मुझे पहले एक मिनिस्ट्री के पास जाना है, एक डिपार्टमेंट के पास जाना है, मेरे कंपनी खोलना भी मुश्किल है, उसको चलाना भी मुश्किल है, फिर उसके बाद आईटी रिटर्न भी करना है, बंद करना है तो वो भी प्रॉब्लम है, टैक्स भी बहुत देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिसाइड आपको कंटिन्यूसली सारे पेपर्स रखने होते हैं ताकि आप दिखाओ कि मैं लीगल हूँ। कल को कोई आपको ये ना क्लेम करे कि आप कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, या कुछ मनी का आपने कुछ इधर उधर किया है। तो बहुत ज्यादा कंप्लायंस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमारे को इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने लाया था दिमाग में, ताकि आप जब काम कर रहे हो तब भी आसानी हो, जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तब भी आसानी हो। ठीक है, तो अब क्या है, अमेंडमेंट्स टू लॉज एंड लिबरलाइजेशन ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। ठीक है, कंप्लायंस बर्डन मतलब वही कि ये पेपर वो पेपर। ठीक है, then steps to promote manufacturing and investments include reduction in the corporate taxes, public procurement, phased manufacturing program. ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। दूसरा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हैज बीन स्ट्राइविंग टू एंश्योर दैट द बिजनेस इकोसिस्टम इन द नेशन इज कंड्यूसिव फॉर द इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली हमारा फोकस है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। अब क्या हो जाता है, डीपीआईआईटी का जो एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 था, it was based on the implementation of the reforms by the state and the UTs was released on 30th of June। ये एक तरह से फैक्ट है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान क्या होता है। ठीक है, एक डेटा तो आपको पहले ही मिल गया कि डीपीआईआईटी के अंडर है। ओके, तो इस तरह से ये लेना है, आगे इसका हुआ क्या उस चीज को नहीं देखना है। नाउ वी हैव इंडस्ट्री एंड इंडिया। इंडस्ट्री 4.0 इन इंडिया। सिंपली क्या है, इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है, जब इंटरनेट हमारी कंट्री में आएगा अब हम उसको कैसे यूज करेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके। द पुश टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन will help India erect another pillar in hyper effective processing technology। देखिए हम बार बार सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर असल में होता क्या है, सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सेमीकंडक्टर के यूज के ऊपर डिपेंड करती है। अभी जैसे आप लोगों में से जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा उन लोगों ने पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर का एक्चुअली होता क्या, उसकी यूनिकनेस क्या होती है, कि कैसे उसके अंदर स्पेस खाली होते हैं और उस स्पेस के वजह से ही फिर हम एक चीज जो है, एक अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाता है तो स्पेस क्रिएट हो जाता है, उस स्पेस की वजह से ही जो है आपके कोई इसको यूज किया जा सकता है इन सर्टेन ट्रांसमिशंस और एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर देयरफॉर बेस बन जाता है हमारे सारे आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर, इसको हमको रखना ही रखना है। तभी हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया पूरा कोशिश में है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं ताकि हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, फिर आ जाता है गवर्नमेंट का क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है फॉर इंडस्ट्री 4.0। समर्थ उद्योग भारत 4.0। समर्थ क्या, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब्स उद्योग भारत 4.0 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज व्हिच एम्स टू एनकरेज टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, the Center for Fourth Industrial Revolution in India in 2018 which looks to develop policy framework for emerging technologies। ये अब हमारे पास एक सेंटर भी आ गया है। ठीक है, तो एक आ गया द सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक आ गया समर्थ उद्योग भारत 4.0। ये हमारे पास 2-3 पॉइंट्स आए हैं। इसमें हमने एक पॉइंट छोड़ा है जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगी। देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग, द रीसेंट डेवलपमेंट इन स्टार्टअप्स। असल में क्या हो रहा है, इंडिया जो है जाता है, इंडिया के पास में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। हमारा एक ड्रीम था पिछले 5-10 सालों में कि हम स्टार्टअप का हब बना लें इंडिया को, तो वो ड्रीम काफी हद तक पूरा भी हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं एवरीवन इज बिकमिंग अ बिजनेस पर्सन। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ही आप अच्छी तरीके से कोई सा भी स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, हम देख रहे हैं साथ ही साथ लोग क्या कर रहे हैं, अब स्टार्टअप को वो लोग ले जा करके दे वांट टू गिव इट टू समबडी जो किसी दूसरी कंट्री से होगा। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल रीजन कि वो लोग हमको पैसा दे देंगे। दूसरा, टैक्सेशन का रीजन, क्या कि हमारी कंट्री में इतना टैक्स है कि हम कहते हैं किसी और कंट्री के बंदे को भेज दो वही चलाएगा, हम चाहे तो पूरा प्रॉफिट ले लें या फिर पूरा का पूरा उसी को दे दो। पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ द फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर, मानो इफ आई मेक अ कंपनी एंड आई डिसाइड किया 3 years तक आई विल रन दिस कंपनी एंड देन उसके बाद आई विल स्टार्ट समथिंग एल्स इसके मनी से, और फिर मुझे नहीं चाहिए तो देन आई वुड से कि मैं इसको सेल कर दूंगी बिफोर मतलब जब मुझे लगा कि 3 years के बाद में आई विल सेल इट ऑफ। तो वो पर्सनल प्रेफरेंस हो गई फाउंडर की और इन्वेस्टर की। मेजर मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफशोर,
जैसे मानिए कि आई स्टार्ट मेकिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ ड्रेस, जो कि मुझे लगा कि यार इंडिया में अभी मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेसिंग जो है ये बहुत कॉमन हो गई है, एंड नाउ आई कैन मेक इट एंड सेल इट इन इंडिया। ठीक है, सपोज करिए ड्रेस का क्यों लेंगे, हम लेते हैं कोई प्रोटीन है, ठीक है। अब हमने कोई प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया, उसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला प्रोटीन है, हमें लगा कि नाउ इंडिया में भी पीपल आर बिकमिंग सो हेल्थ कॉन्शियस, दे विल बी बाइंग इट एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मुझे पता चला कि नहीं यार, यहाँ पे ये क्योंकि नॉनवेज सोर्स से है, मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट बाइंग इट, तो सारा मेरा मेजर मार्केट चला गया ऑफशोर। ठीक है, तो देन आई वुड वांट कि वहीं दे दो किसी को। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टू एक्सेस कैपिटल मार्केट ऑफ द ऑफशोर कंट्री फॉर बेटर वैल्यूएशन एंड टिकट साइज, तो सी देयर फॉर अर्निंग मनी, है ना। अब फ्लिपिंग में क्या हो रहा है, फ्लिपिंग एक मैंने आपको बताया कि हम किसी और को दे देते हैं दूसरे कंट्री के। फ्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंटायर ओनरशिप, और ये वर्ड्स को कॉन्सेंट्रेट करना है, यही पूछेंगे यूपीएससी में। ठीक है, एंटायर ओनरशिप ऑफ एन इंडियन कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी, एंटायर ओनरशिप की बात हो रही है, टू एन ओवरसीज एंटिटी अकम्पनीड बाय ट्रांसफर ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, मानिए वो प्रोटीन जो मैंने बनाया था वो मैंने अपना कुछ स्पेशल दिमाग लगाया था, बट वो भी ट्रांसफर कर दूंगी मैं। एंड ऑल डेटा hitherto owned by the Indian company। ठीक है, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करने के लिए अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहां की कंपनी को खरीदने लगे, या फिर हम अपनी वालों को जाने से रोकें, या फिर अपनी वाली जो चली गई उनको बोले कि नहीं यार हमारे पास ही वापस आ जाओ, विद द कलेक्टिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे कर पाएंगे कि गवर्नमेंट जो है उसको हम बोलेंगे भाई कि आप कुछ ऐसे, द गवर्नमेंट विल ट्राई कि हम इस तरह की पॉलिसीज बनाए कि ये रिवर्स होने लगे। ठीक है, वहां की हमारे पास आने लगे। एक इसमें आप पॉइंट याद रखेंगे कि अबाउट 48% ऑफ आवर स्टार्टअप्स आर फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंडस्ट्री रिलेटेड चैप्टर। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ आपके पास डेटा दिया हुआ है। आई विल टेल यू वन थिंग कि ये जो आप पढ़ोगे इसमें यू शुड रिमेंबर कि ये जो चैप्टर एट अ ग्लांस दिया है, इससे आपको बेसिक पॉइंट्स पता चलते हैं जिनके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो गो थ्रू दिस फर्स्ट, जब अभी क्लास खत्म होगी, एंड देन गो थ्रू द होल चैप्टर अगेन। आपको सब कुछ विद इन 15 मिनट्स यू विल रिमेंबर एवरीथिंग जो भी पढ़ा है। ठीक है, अभी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच विल टेक वेरी लेस टाइम, बिकॉज इसमें भी उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, मगर जो भी आपकी चैप्टर 4 और अभी इससे पहले वाले 9th की अंडरस्टैंडिंग है, उस सारे को बस यू हैव टू एक्सटेंड दैट अंडरस्टैंडिंग टू दिस चैप्टर आल्सो। ठीक है, बिकॉज सर्विस सेक्टर को भी आप एक तरह से, ठीक है, इसमें सर्विस बेस्ड सेक्टर के बारे में बात हो रही है, सेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो इसका डेटा अलग है, चीजें अलग है, बट बेसिक कंसेप्ट वही है जो हमने मार्केट के बारे में बात की है। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है, सर्विस सेक्टर विटनेस द स्विफ्ट रिबाउंड in financial year 2022 driven by certain things। क्या क्या, raise in demand, ease of mobility restriction, near universal vaccination coverage, preemptive government intervention। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले डिमांड वाला हम पहले ही समझ गए, ease of mobility restriction। 2022 में लोगों की मोबिलिटी वाला जो इशू था, जो कि पैंडेमिक की वजह से कम हुआ था, वो चीज खत्म हो गई। नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज, क्योंकि वैक्सीनेशन किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा, हेल्थ एक सर्विस आ जाता है। ठीक है, आ गया प्रीएम्प्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के, बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट ने पहले से सोचा हुआ था और बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि इंडिया इज अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन 2021 हैविंग इंक्रीज्ड शेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इसको छोड़ो, सर्विस का एक्सपोर्ट हमने 3% पहले होता था, अब 4% हो गया है। याद रखना है, टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आता है। फिर आ गया एज per the first advance estimate of this 23 का financial year, GVA growth in the service sector will be driven by contact intensive service sectors। ठीक है, ये हमें ये पूरा टोन बता रहा है आगे के चैप्टर का कि एक्चुअली में हमने ये पता किया है, इकोनॉमिक सर्वे is telling us that as such if we look into the service sector, there are certain sector that will become the main drivers of the service sector based economy, in which we have tourism, we have retail trade, hotels, entertainment, recreation, etc. Okay, अभी देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ यहाँ पर टेबल दिए हैं। सर्विस पीएमआई अभी हमने पहले ही पढ़ा था, प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि हमें क्या बताता था, की इंडिकेटर्स देखा करता था किसी भी इंडस्ट्री के, है ना, उसके बेसिस के ऊपर बताता था कि क्या रेलेवेंट है, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अगर हम सर्विसेज वाले सेक्टर में ये देखेंगे तो वी सी दैट देयर हैज बीन एन अपवर्ड मूवमेंट, इट एक्सपैंडेड टू 58.5। मान लीजिए कि ये हमें ये बता रहा है कि इसका हमें पता चला कि इसकी यूटिलिटी भी बढ़ गई है, ये हमारे लिए बेहतर जगह पर आ गया है। ठीक है, बैंक क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर सॉ अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 21.3%, तो अच्छा खासा चला गया है।
फिर FDI इन सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2022 ऑफ UNCTAD, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, सीधे क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, वहां आएगा UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है। तो यू हैव टू सिलेक्ट। India is the 7th largest recipient of FDI. In the financial year 22, India received the highest ever FDI. Initiatives promoted FDI in service national single window system, 100% FDI in telecom sector, including all service and infrastructure providers. FDI ceiling in insurance company was raised from 49 to 74, 20% of the foreign investment in LIC. ठीक है, तो ये हमें पता चला। Then we have service trade. It surpassed the pre-pandemic peak. प्री पैंडेमिक एरा में जो पीक था उससे भी ज्यादा हम लोगों ने कर लिया। फाइनेंशियल एंड ICT सर्विस वो रेजिलिएंट रहे, कंस्ट्रक्शन सर्विस, कंटेनर शिपिंग कम हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट रेजिलिएंट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल मोस्ट इंपैक्टेड। ये हमें इस वाले में क्या पता चला, द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट वी हैव। हमें हमेशा क्या देखना होता है, मैंने आपको पहले भी बोला कि बढ़ा, वेदर समथिंग हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और रिमेन स्टेडी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता चला। ओके, अभी नेक्स्ट ये हमें क्या पता चलेगा, the next thing that we are about to study is simply, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया वैसे ही इस वाले चैप्टर में भी we will study the different areas। इसमें पहला एरिया आ गया टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि रोबस्ट रहा है टूरिज्म हमारा, ठीक है। इट वाज बूस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड, कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बढ़ चुका है, लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कोविड के बाद ऐसे भी जो लोग घूमना प्रेफर करते हैं उन लोगों का इंक्रीज हुआ था। आज हम देख ही रहे हैं कि पीपल आर टूरिज्म बढ़ गया है, इवन इंटरनल टूरिज्म बढ़ गया है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी है इसको लेकर के जो कि टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देखिए वेरियस मेजर्स टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडेक्स, निधि, डेटाबेस ऑफ अकोमोडेशन यूनिट्स इन द कंट्री, अकोमोडेशन यूनिट्स, ठीक है, निधि के पास है। सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, साथी sensitize the industry on COVID-19 regulation, RCS Udan 3, it promoted regional air connectivity by making it affordable, ठीक है। Then we have medical tourism, India is ranked 10th out of the top 46, okay। फिर आ जाता है मेडिकल इंडेक्स है, टूरिज्म का इंडेक्स हो जाता है, कौन निकालता है, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे, वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये निकालते हैं। उसके बाद आ जाता है होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री अच्छी खासी थ्राइव कर रही है, एवरेज रूम का जो रेट है वो भी हमने देखा इंक्रीज हुआ है, और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है वो भी बढ़ गया है, ठीक है, इस तरह की चीज है। देन वी हैव रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में हम क्या देखते हैं कि इसने भी सफर किया, कोविड-19 में रियल एस्टेट ने अच्छा खासा सफर किया, पीपल डिड नॉट हैव मनी, तो कहाँ से वो सेल करते, क्या करते, बहुत प्रॉब्लम थी रियल एस्टेट में। तो अभी हम देख रहे हैं कि लेकिन इसके अंदर भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ रही है, वापस से रिबाउंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपके पास में ये JLL करके ये कंपनी है, इस कंपनी का ये शॉर्ट में नेम है, अदरवाइज तीनों टर्म्स का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म की आपको जरूरत नहीं है। JLL 2022 ये कंपनी जो है ये क्या करती है, इंडेक्स निकालती है, इंडेक्स का नाम है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। इसके जरिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो रियल एस्टेट है किसी भी कंट्री का, अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं, वहां पे देखते हैं रियल एस्टेट जो है वो कैसा है, ठीक है, उसमें रेंट कैसा चल रहा, वो किस तरह से मतलब उसके जो वो मार्केट है रियल एस्टेट का वो कैसा चल रहा है, तो वो देखने के लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। उस इंडेक्स ने हमारे को क्या बताया कि इंडिया इज अमंग द टॉप 10 मोस्ट इम्प्रूव्ड मार्केट्स ग्लोबली, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है डिसरप्शन का, हमें पता है वॉर की वजह से हुआ है, इट हैज रिजल्टेड इन प्राइस एस्केलेशन, जब वॉर होगी तो ऑब्वियसली चीजें महंगी हो जाएंगी, तो किस तरह की चीजें जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वाली चीजें हैं उनके बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ इंपोर्टेड फ्यूल्स हो गए और केमिकल्स हो गए, ये हमने देखा था पहले भी, तो दिस इज समथिंग दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इजीली। देयर बाय क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिजल्टिंग इन अ राइज इन द हाउसिंग प्राइसेस जो जाती है, ठीक है, राइज हुआ है हाउसिंग प्राइसेस में। अब आता है इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो जाता है इंक्रीज हो गया है, कैसे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज, ठीक है, यू गो थ्रू इट। दूसरी चीज फॉर्मलाइजेशन जो हो रही है रियल एस्टेट में, रेगुलेटरी इनिशिएटिव जैसे कि मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है। असल में क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों को रेंट पे घर लेना होता है, अब जब रेंट लेना है उसमें दोनों तरह के, जो रेंट पे ले रहा है उसके भी राइट्स होने चाहिए, जो दे रहा है उसके भी राइट्स होने चाहिए। जो रेंट पे ले रहा है उसको अचानक से कोई आकर के इवेक्ट कर देगा, वो सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए, और जिसने रेंट पे दिया है उसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार कल को द पर्सन हु इज स्टेइंग इन माय होम दे मे क्लेम दैट ये होम उन्हीं को बिलोंग करता है,
अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई किसी को रेंट पे ही नहीं देगा। और इस चीज को रेगुलेट करने में हमें प्रॉब्लम थी भी, इसीलिए हमने लाया मॉडल टेनेंसी एक्ट। अब जो हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट आया उसके बेसिस के ऊपर हम रेंट वाले सिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें इसके बारे में देखना है तो हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे फिर से आपके पास दो नाम आ गए, धर्मी एंड महा रेरा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये दो के आपको नाम याद रखने हैं ताकि फॉर्मलाइज हो जाएगा पूरा सेक्टर, उसके लिए हमने किया है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर्स जो प्रमोट करते हैं मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है, उसमें क्या क्या था? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, मेडिकल प्रोफेशनल, सुपीरियर क्वालिटी हेल्थ केयर, लो ट्रीटमेंट कॉस्ट, क्रेडिबिलिटी इन ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये एक अच्छा सा आपके पास पॉइंट रहेगा। इवन दो ये सारे पॉइंट अगर देखा जाए तो मेंस के लिए एक पूरा आंसर है, लेकिन यू शुड नो दीस थिंग्स, अदरवाइज अगर ये पीटी में आएंगे तो इतना तो आप गेस भी कर सकते हो। इंक्रीज ग्लोबल डिमांड फॉर वेलनेस सर्विस लाइक योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, अब आ गया इंफॉर्मेशन, आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए आईटी इंडस्ट्री जो जाती है, आज हम मान रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री हमारी कंट्री का ऑलमोस्ट बैकबोन है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले और वो कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सीधे सीधे इंडक्ट किया जा रहा है। पहला चीज ये जो हमारा एक पर्सनल बेनिफिट हमें दिख रहा है। दूसरा चीज हमें ये दिख रहा है कि बाकी कंट्रीज में इस लेवल के या इस इतने ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा चीज हमें ये दिख रहा है कि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो आईटी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर देखा जाए तो हमें ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अब हमने कोविड के दौरान हम सोच रहे थे कि हो सकता है इसमें खराबी आई हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। इंडिया का आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज बीन एक्सेप्शनली रेजिलिएंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, याद रखना है। ड्रिवन बाय इंक्रीज टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग, एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो रहा है? स्पेंडिंग भी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट हो रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। The industry recorded nearly 10% estimated growth in the direct employee pool in the financial year 2022. ठीक है, 10% ग्रोथ हुआ है एम्प्लॉय पूल के अंदर विथ हाईएस्ट एवर नेट एडिशन टू इट्स एम्प्लॉय बेस। ये एक चीज है जिसको कि आप गलत बता दोगे, क्योंकि हमने क्या सुना, ले ऑफ हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, है ना। बट ले ऑफ की जगह पे यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? हाईएस्ट एवर नेट एडिशन टू द एम्प्लॉय बेस। ओके, दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, इंडिया को अब क्या कहा जा रहा है कि हम ग्लोबल पावर हाउस बनते जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स, बहुत सारे कॉम्पिटेंसी सेंटर्स जो है उनको हमने इंडिया में अपने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। कॉम्पिटेंसी सेंटर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनको पता होता है कि एग्जैक्टली कॉम्पिटेंसी किस तरह से निकल करके आएगी। इसको इन लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की, इनके पास नॉलेज है, इनके पास रिसोर्सेज है। Competency Center provide expertise for projects or program support, acting both as repository of knowledge and resource pool for multiple business areas. ठीक है, तो हमने इनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। डोमिनेंट शेयर की बात होती है, आईटी सर्विस कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजॉरिटी शेयर, मोर देन 51%। ठीक है, अगर हम इस वाले पूरे सेक्टर में देखेंगे तो फिर आते हैं की पिलर्स क्या क्या है आईटी सेक्टर की। एक तो ये कस्टम सेंट्रिक है, डोमेन स्पेसिफिक सोल्यूशन देता है, डिजिटल फर्स्ट टैलेंट पूल, लेजर शार्प फोकस ऑन क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी सोल्यूशन। ये सारे जेनरिक टर्म्स हैं, है ना। ये आप कहीं पर भी अगर आ भी जाएगा तो यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ भाई ये सब तो ये करता ही होगा। ठीक है, वेरियस मेजर्स टू बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर। अभी हमने क्या कहा कि हाउसेज जो है वो थोड़े महंगे हो गए। ठीक है, महंगे तो हो गए, लेकिन अब इसको बूस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? परमिशन of RBI to lending institution to grant a total moratorium of 6 months। ठीक है, कि moratorium क्या हो जाता है कि जिस ऐसा पीरियड जिसके अंदर कोई सी चीज जो है वो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए बोल देंगे कि अभी रेंट मत दे दो, 6 महीने का टाइम दे दो, इस तरह की चीजें। ठीक है, फिर आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना। ये हमको पता ही है कि जिसके अंदर मनी थोड़ा दिया जाता है और लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव अफोर्डेबल हाउसिंग फंड, सफिशिएंट लिक्विडिटी क्रिएट होगी, को लेंडिंग मॉडल्स हो गए। फिर आ जाता है लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड टूरिज्म सर्विस सेक्टर। ठीक है, थ्रू द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी वर्किंग कैपिटल पर्सन लोन्स आर प्रोवाइड टू हाउसहोल्ड दैट वर इंपैक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, ताकि फिर वो अपने आप को रीस्टार्ट कर सके। हो गया ये हमारा एक। ठीक है, अब हमारे पास में आईटी का हमने ये देखा, साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है, दे हैव enabled टेक्नोलॉजी फर्म्स टू रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली टू इमर्जिंग कस्टमर डिमांड थ्रू आउट द पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक के दौरान भी अवेलेबल थे। इंडियाज मैसिव
Hello, are you people able to hear me? Is everyone? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, okay. So they have another point that we have in this are the growth drivers. India's massive digital infrastructure played a crucial role in driving technology adoption, with public digital platform becoming the bedrock of India's digital advantage. ठीक है, ये सब बहुत जेनरिक पॉइंट्स होते हैं. इंडिया का मैसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से क्रूशियल रोल है ड्राइविंग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. ठीक है, इन सब के लिए. ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम ये देख लेंगे जो यहाँ पे ये बना हुआ है. ये क्या चीज है, ये हमें बता रहा है मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है इंडिया का. डिजिटल टैलेंट, हाइब्रिड वर्क मॉडल, मार्जिन, डिफेंस थ्रू ऑपरेशनल एक्सलेंस. ये सिंपली हमें क्या बता रहा है कि अगर देखा जाए तो इंडिया का जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर है, काफी रेजिलिएंट रहा. ठीक है, और रेजिलियंस के वजह से क्या हो रहा है कि हमने अपने आप को आईटी सेक्टर ने, आईटी बीपीएम जो इंडस्ट्री है उसने अपने आप को एक तरह का ग्रोथ ड्राइवर बना दिया कंट्री का. वो उसके अपने ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं वो फिर मेंशन किए गए कि टैलेंट पूल है एटसेट्रा है. वो तो हम रिपीटेडली सेम पॉइंट को ही रिपीट करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक और सेक्टर के बारे में बात की गई है. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वो वाला सेक्टर हमारा क्या है, ई कॉमर्स का सेक्टर है. ई कॉमर्स सेक्टर जो जाता है उसके बारे में ये बात हुई है कि रिन्यूड पुश है एंड अ शार्प इंक्रीज इन पेनिट्रेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पैंडेमिक. अभी ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि देखिए ई कॉमर्स सेक्टर जो है ना, इसकी जो ग्रोथ हुई है इसने मार्केट को रीडिफाइन कर दिया है. हमें ये याद रखना है कि ई कॉमर्स जो है उसकी वजह से हमारा मार्केट उस टाइम पर भी चला जिस टाइम पर, अगर नॉर्मली आप देखिए जो कोविड हुआ, ठीक है, कोविड के दौरान अगर ई कॉमर्स नहीं होता तो फिर तो लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम आनी थी और एज सच इकोनॉमी तो अच्छी खासी कोलैप्स हो जाती, क्योंकि इकोनॉमी जितनी चली पैंडेमिक में दैट वाज बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स. अगर देखा जाए हर चीज डिलीवर हो रही थी. ठीक है, तो ई कॉमर्स का हमारे को सिग्निफिकेंस पहले से भी अंडरस्टैंडिंग थी उसकी और आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है. अभी क्या बता रही, ई कॉमर्स सेक्टर ने विटनेस की एक रिन्यूड पुश एंड शार्प इंक्रीज इन द पेनिट्रेशन आफ्टर द पैंडेमिक. ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंस पता चल गई. अभी हम करेंगे इसको लेकर के, वी विल मेक इवन मोर रेगुलेशंस या पॉलिसीज या स्कीम्स जो कि हेल्प करेंगी. इसमें पहला हमारे पास क्या आ गया, ग्रोथ. अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड पे FIS. ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि वर्ल्ड पे FIS करके ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट निकाली है. उन्होंने क्या कहा, इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू पोस्ट impressive gains and grow at 18% annually through 2025. ठीक है, 18% 2025 तक हम करते जाएंगे हर साल. इसमें सेक्टर में क्या क्या बता रहे हैं हमारे को, फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेंडाइज जो जाते हैं नियरली 2/3 को कैप्चर किया हुआ है इन लोगों ने. फिर क्या आ जाता है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आइडिया इसका रखना है कि इसमें ये वाले सेक्टर्स ज्यादा आगे चल रहे हैं. फिर आता है इंक्रीज अडॉप्शन बाय द MSME इन द ई कॉमर्स. MSME जो जाते हैं उन लोगों ने डिजिटल सर्विसेज लाइक ई कॉमर्स एंड ई प्रोक्योरमेंट जो जाते हैं, रियलाइजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज रेवेन्यू एंड मार्जिन. देखिए MSME क्या करता है, स्मॉलर स्केल के ऊपर चीजों को प्रोड्यूस करता है, उसके लिए बेचना आसान होगा अगर वो ऑनलाइन करेगा. तो सिंपल एज दैट. ई प्रोक्योरमेंट भी वो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स भी ज्यादा यूज कर रहे हैं. ठीक है, बात खत्म. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है. देखिए हम बार बार बात करते हैं, जब भी आप लोग देखेंगे तो जेम के बारे में बात होती है. जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का ऑफिस होता है उसको कहीं ना कहीं से चीजों को खरीदना होता है. तो ये कहा गया है कि कम से कम एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको कहाँ से लेना है, आपको गवर्नमेंट के थ्रू प्रोक्योर करना है. उसके लिए पोर्टल बनाया गया है. ठीक है, गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस. हम कह रहे हैं इवन गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है वो भी बहुत इंप्रूव कर गया है एंड इज कैचिंग अप विद ई कॉमर्स जायंट्स सच एज Amazon. ये इतना अच्छा काम कर रहा है. ठीक है, अब आता है जेम जो जाता है टेकन अ होस्ट ऑफ स्टेप्स टू ऑनबोर्ड. वो तो फिर सिंपली ये बोल रहे हैं कि इसने जेम ने बहुत कोशिश की हुई है, मतलब जेम वाला जो गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स भी सेल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कुछ बनाया है वो भी सेल हो, इस तरह की चीजें, ताकि प्रमोट कर सके हम वल्नरेबल सेक्शंस के प्रोडक्ट्स एटसेट्रा को. ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज. ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस जो है जाती है enabled by emerging technologies and innovative solution are accelerating financial inclusion. डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सिंपल से अंडरस्टैंड ये करना है कि enabled by emerging technologies and innovative solution एक्सेलरेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं एक्सेस, स्पर कर रहे हैं पर्सनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये तो कॉमन से जनरल से टर्म्स है. ठीक है, बेसिक क्या समझना है, जितना ज्यादा चीज डिजिटल होगी उतना ज्यादा लोगों का एक्सेस बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोग इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे. ठीक है,
अब इसमें हम क्या देखेंगे, एक देखेंगे इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ई कॉमर्स, इसमें आ रहा है डिजिटल इकोनॉमी सीधी बात, ई मार्केट प्लेस सीधी बात, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डेमोक्रेटाइज डिजिटल पेमेंट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको सर्च करिएगा, ठीक है। इसमें क्या, इट हैज ऑन बोर्डेड ऑफ सेलर्स ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ना, इसमें ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होता है स्पेसिफिक। तो इस वाले जो ये हमारा प्रोग्राम निकला है, इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास में, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सबको इम्प्रूव कर दो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, हमारे पास आया था जनधन, आधार, ट्रिनिटी, क्या बोलते हैं, जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारा डिजिटाइजेशन की तरफ यही था, फिर यूपीआई हम यूज करते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब पैंडेमिक आ गया तो पैंडेमिक में प्रॉब्लम आई तो हमने बोला कि भाई अब सोल्यूशन चाहिए, तो ये सारा जो भी था टेक्नोलॉजी, इसमें जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट आया, नॉर्मली जितनी स्पीड पर आता उससे तेज आने लगा। फिर हम साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इंडिया में फिनटेक जो है, फिनटेक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या इंडिया के अंदर 87% का राइज हो रहा है फिनटेक के अंदर, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स हम देखते हैं सब्सटैंशियली हायर देन द वर्ल्ड एवरेज 64%। क्या है फिनटेक, क्या होता है, ये होता है ऐसी कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंस को हैंडल करने में आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो फिनटेक का ग्रोथ इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है नियो बैंक्स। नियो बैंक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। नियो बैंक्स क्या होते हैं, नियो बैंक्स हमारे पिछले 2 साल से काफी न्यूज में है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके बारे में पढ़ें। जैसे मैंने आपको कहा पीएलआई वाली जो स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उनको लेकर के थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसका भी काफी चांस है आने का, क्योंकि 27 सेक्टर्स में वो लगा रहे हैं, ठीक है। वैसे नियो बैंक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नियो बैंकिंग असल में होती क्या है, सिंपली इसमें सारा कुछ ऑनलाइन बैंकिंग होता है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऑफलाइन स्पेस की जरूरत नहीं है, इनको सीधे सारा कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, देयरफॉर नियो बैंकिंग काफी ज्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है, ठीक है। फिर इसमें आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि क्रिप्टो करेंसी का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस हो गया है, बहुत सारी कंट्रीज कर भी रही है, इंडिया ने बोला हम भी करेंगे, हमने बोला कंट्रोल कैसे करेंगे, आरबीआई ने बोला आप ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल आल्सो सिग्निफिकेंटली बूस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, डिजिटल रुपी जिसको हम कहेंगे। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 नवंबर 2022, है ना, हमने इसका बेस पढ़ लिया था पहले, आज हमें क्या पता चला, इसका नाम है डिजिटल रुपी, ओके। अब आता है दूसरा पॉइंट, डिजिटाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये तो हम हर चीज को कर रहे हैं, है ना, ताकि हम इंश्योर करेंगे तो सब चीजें अवेलेबल भी हो, एक्सेसिबिलिटी भी हो और सेफ भी रहे, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, एक हम देखेंगे कि जो हमने डिजिटल करेंसी के बारे में बात की, उसकी बेनिफिट्स क्या है। ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन रहेगा, रेजिलियंस आएगा, देखिए कॉमन जनरल टर्म्स है, इनोवेशन इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्पेस, एफिशिएंसी एंड इनोवेटिव इन द पेमेंट सिस्टम। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बड़े इजी होते हैं प्रीलिम के अंदर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव सारा कुछ सच ही होगा, है ना, इस तरह का। अब आता है एक हमारे को जो एक यहाँ पे वर्ड सीखना है, वो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, ये एक तरह का एनबीएफसी है, ठीक है। अब हमें समझना है ये असल में है क्या, ओके। इसमें क्या है, ये एक एनबीएफसी है दैट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ रिट्रीविंग और कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कस्टमर, ठीक है। It has transformed financial services. No financial information of the customer is retrieved, shared or transferred by without the explicit consent of the customer. इसमें क्या करेंगे, अकाउंट एग्रीगेटर में क्या होगा कि थोड़े से अकाउंट्स होंगे किसी बंदे के, सारा उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो यहाँ पे प्रोवाइडेड होगी। अब कोई सा भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है आपके पास में, लेकिन ये उसकी इन्फॉर्मेशन उठा करके किसी और को नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, simple as that. Entities that may enroll themselves as account aggregator framework, कैसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। प्रोवाइडर क्या होगा, दैट इज बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, एंटिटी रजिस्टर्ड विद एंड रेगुलेटेड बाय एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। फिर आता है मास्टर डायरेक्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अकाउंट एग्रीगेटर, रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 पर इशूड बाय द आरबीआई, इसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शंस निकाले थे आरबीआई ने कैसे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। फिर से आ गया एक और कॉमन सी चीज, ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL। इट इंट्रोड्यूस द डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म इन 2020। NECL जो जाता है वो क्या, एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रजिस्टर्ड विद and regulated by
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द एजेस ऑफ द आईबीसी। देखिए 2016 में जब आईबीसी बना ना, तो एक बोर्ड बना है उसके अंदर। हमने परसों भी पढ़ा कि कुछ कुछ चीजों को रिजॉल्व करने के लिए बोर्ड बनाया जाता है, कुछ कुछ चीजों को इंडिविजुअल रिजॉल्व करते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। जो बोर्ड बना, ठीक है, वो रेगुलेट करेगा इस NESL को, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, इसने अब जाकर के क्या इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोर प्रिंसिपल इसका क्या है कि इट विल डिजिटाइज ऑल द स्टेप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट एग्जीक्यूशन जर्नी। ठीक है, तो जैसे मानिए कोई से भी अग्रीमेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं पर भी हम बोलते हैं, जैसे मानिए 4 पार्टनर ने कंपनी शुरू की, अब हमको होता है कि उन लोगों का बिजनेस अब चल रहा है, किसी और के साथ चल रहा है। मानिए एक जो है वो CA के साथ मिल करके कुछ कलूड करेगा, बाकी 3 को पता नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उन लोगों ने ऑफलाइन की, उसमें उन्होंने पहले से ही उसने गलत सोचा हुआ था, गड़बड़ कर ली। ठीक है, बाकी को नहीं पता चला। या फिर 2 कंपनीज मिलकर के काम कर रही हैं, उनने कुछ हेर फेर कर दी। ऑनलाइन का जो फायदा है वही फायदा है। और एक्सेसिबिलिटी, सबसे पहले इतना ज्यादा हम नेगेटिव क्यों सोचे कि कोई गड़बड़ कर रहा है। अगर हम बेसिक लेवल पे सोचे तो बेसिक लेवल पे ये सोचना है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बिकम इजी, विल बी अवेलेबल टू एवरीवन, है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं ओवरऑल, देखिए इस वाले चैप्टर से भी हमारे को एक ही चीज पता चलती है कि अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे एक चीज पॉइंट देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन द वर्ल्ड। इस तरह की ये तभी मैं बोलती हूँ चैप्टर एट अ ग्लांस देख लेना चाहिए। अच्छा, खैर अभी तक हमने जितने भी सेक्टर देखे, हमने देखा एग्रीकल्चर, हमने देखा ना 1 डिग्री एग्रीकल्चर, ठीक है, हमने देखा अपना मैन्युफैक्चरिंग 2 डिग्री सेकेंडरी वाला, हमने देखा 3rd डिग्री सर्विस वाला भी। ठीक है, इन सब में हमने क्या चीज देखी, हमने देखा कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स हमने रेजिलियंस दिखा दी। ठीक है, सो ये हमारा एक बेसिक नोशन रहा पूरे इकोनॉमी, मतलब पूरा जो हमारी इकोनॉमी है उसमें डेवलपमेंट किस तरह से आए कि हम बोल रहे हैं कि हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मानिए कोई ऐसा क्वेश्चन आए इकोनॉमी से रिलेटेड कि आपको नहीं पता है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है, आपको एटलीस्ट ये टोन दिमाग में याद रखनी है कि आई शुड नो दिस थिंग, कि सब कुछ स्टडी ऑलमोस्ट चल रहा था। जहां पे एक्सेप्शन है उनको स्पेसिफिकली याद करिए। ओके, सो बिफोर वी एंड दिस क्लास आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी कहा था, जितने भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स हमने मेंशन किए हैं, ठीक है, उसमें से जितने आप कर सकते हैं आप करिए। कोई अगर नहीं समझ आता है एनलिस्ट करिए उनको, देन यू लेट अस नो, फिर हम वो भी आपको मे बी इन अ क्लास और समथिंग वी विल टेक केयर ऑफ दैट। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बोलूंगी कि आप चीजों का ट्रेंड देखिए कि कौन सी चीज इंक्रीज हुई, कौन सी चीज डिक्रीज हुई। अगर कोई नई चीज या नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमिक सर्वे में तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े, लाइक फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा अभी कंसेप्ट ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर, तो इन जनरल ये पॉइंट आपके लिए सीधे सीधे सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे आप रीड खत्म करते हो, क्लास का खत्म करते हो, उसके बाद देन गो थ्रू इसका जो डेटा है आपके पास में, तो ये PDFs है, उसी टाइम पर आपको क्या होगा, यू विल रिमेम्बर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि क्लास को खत्म होने के बाद नहीं देखा तो याद नहीं रहता है। So you'll remember things also and simultaneously also आपको questions generate हो जाएंगे माइंड में जब आपने सुनी हुई बात को रीड करने लगोगे। फिर आपको पता चलेगा what all questions you have to ask, because in the last class also questions नहीं आए मेरे पास दोनों क्लासेस में। तो बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कुछ भी होगा तो you let us know, जो भी explanation चाहिए होगी वो हम बता देंगे। ठीक है, so if there is any question or any explanation तो please let me know, otherwise फिर हम आज conclude करते हैं। Is there something that you people want to ask or anything?